नमस्ते मेरे प्यारे साथी। आज की रात हम एक बेहद नरम और सपनों जैसी कहानी में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है चाय की टपरी की महफिल। गांव की चाय की टपरी सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं होती, वो होती है गांव का दिल, जहां राजनीति से लेकर शादी ब्याह तक हर बात छन कर आती है, जहां हर चुस्की के साथ दोस्ती गहरी होती है और जहां हंसी ठिठोली में छुपा होता है जिंदगी का सबसे बड़ा सुख। लेकिन एक दिन उसी टपरी के कोनों में ऐसा राज जागता है जो पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है। ये कोई साधारण दास्तान नहीं, ये उन दिनों की झलक है जब चाय का प्याला सिर्फ चाय नहीं बल्कि भरोसे और अपनापन का प्रतीक होता था, जहां सबसे बड़ी दौलत एक दूसरे की बातों में घुली मिठास होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में बहेंगे, आप महसूस करेंगे मन की उलझनें ढीली हो रही हैं, सांसें गहरी और धीमी होती जा रही हैं और पलकें धीरे धीरे भारी पड़ने लगी हैं। अगर ऐसी सुकून भरी कहानियां आपको भी मीठी नींद की ओर ले जाती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर 2 दिनों में एक नई रात और एक नई कहानी आपको सपनों की गोद में सुलाने आती है। अब जरा आप बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? आपका हर छोटा सा कमेंट और हर प्यार भरा इशारा हमें यह एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं पास बैठे हैं और इस नींद भरे सफर में हमारे साथ चल रहे हैं। तो अब आइए, रोशनी मंद कर लीजिए, चाय की खुशबू और रात की हवा की सरसराहट को महसूस कीजिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं उस टपरी की ओर जहां हर प्याले में दोस्ती घुली होती है, हर किस्से में अपनापन टपकता है और जहां तन्हाई भी एक प्याली चाय के साथ महफिल बन जाती है। सुबह का सूरज गांव की गलियों में अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हल्की हल्की धुंध खेतों से उठ रही थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई दी और धीरे धीरे गांव की चहल पहल शुरू होने लगी। गांव के चौपाल से थोड़ी ही दूरी पर नीम के पुराने पेड़ की छांव तले एक छोटी सी टपरी थी। टिन की छत, लकड़ी का काउंटर और बेंचों के नाम पर कुछ ईंटें और टूटी फूटी चारपाइयां, यही थी गंगाराम की चाय की दुकान। मगर इस साधारण सी जगह का महत्व किसी बड़े दरबार से कम नहीं था। गांव में जो भी खबर फैलती, अफवाहें उड़ती या नए किस्से गढ़े जाते, उनकी शुरुआत अक्सर यहीं से होती। गंगाराम आज भी रोज की तरह भोर होते ही अपनी टपरी पर आ गया था। उसने फटाफट झाड़ू लगाई, मिट्टी की चूल्हे में लकड़ियां डाली और पानी का पीतल का भगोना चढ़ा दिया। जैसे ही पानी उबाल पर आने लगा, उसने अदरक को सिलबट्टे पर कूट कर उसमें डाल दिया। उबलती हुई चाय की खुशबू हवा में फैल गई, जिससे राह चलते लोग रुक कर मुस्कुरा देते। गंगाराम की उम्र लगभग 55 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां और माथे पर हमेशा पसीने की बूंदें, लेकिन आंखों में चमक बनी रहती। उसकी मूंछें हल्की सफेद होने लगी थीं और सिर के बाल भी छिटकने लगे थे, मगर उसका जोश जरा भी कम नहीं हुआ था। लोग कहते थे, गंगाराम की चाय पीने से नींद भाग जाती है और सोचने की ताकत आ जाती है। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक आ पहुंचा। श्यामू नाई, हाथ में कैंची और कंघी का थैला, सिर पर पुरानी पगड़ी और चेहरे पर चिढ़ परिचित मुस्कान। वह आते ही बोला, अरे गंगाराम, जरा जल्दी एक कटोरी चाय पिला दे। सुबह से ही 2 दाढ़ी और 1 बाल कटाई कर चुका हूं, जान निकल रही है। गंगाराम मुस्कुराया, लो भाई श्यामू, तेरी चाय हमेशा सबसे पहले तैयार रहती है। तू ही तो मेरी दुकान का सुबह का तारा है। श्यामू ने हंसते हुए चाय का घूंट लिया और बोला, वाह, आज तो चीनी भी ठीक डाली है, वरना तेरी चाय कभी मीठी कभी फीकी। इतना सुनते ही पास से गुजरता हुआ भोलाराम बुजुर्ग किसान भी वहीं आ बैठा। उसके कंधे पर पुराना गमछा और पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। वह हांफते हुए बोला, गंगाराम, जल्दी एक गिलास चाय बना दे, खेत देखने गया था, ओस से पूरा कपड़ा भीग गया। गंगाराम ने तुरंत दूसरा गिलास भर दिया। धीरे धीरे और लोग भी जुटने लगे। कोई मजदूरी पर जाने से पहले, कोई खेत की ओर निकलने से पहले,
तो कोई बस गपशप करने के लिए। कुछ ही देर में टपरी महफिल में बदल गई। नरेश मास्टर, जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे, आते ही बोले, गंगाराम, आजकल तेरी दुकान तो संसद से भी ज्यादा गर्म है। कल तो चुनाव की चर्चा करते करते लोग लड़ने ही वाले थे। श्यामू ने तुरंत टोका, अरे मास्टर जी, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी, बस अपनी अपनी राय बता रहे थे। अब गांव की राजनीति पर चर्चा भी नहीं करेंगे क्या? सभी हंस पड़े। गंगाराम ने बीच में कहा, राजनीति हो या शादी ब्याह, मेरी दुकान का नियम एक ही है, पहले चाय फिर राय। इसी बीच पास के घर से लाली भी आ पहुंची। वह 15-16 साल की चंचल लड़की थी, आंखों में शरारत और हंसी में मिठास। अक्सर दूध या सब्जी लेने बाजार जाती, मगर जाते जाते टपरी पर रुककर सबकी बातें सुनने में उसे बड़ा मजा आता। वह आते ही बोली, गंगाराम काका, जरा मीठी सी चाय बना दो। मां कह रही थी तुम्हारी चाय पीकर ही थकान उतरती है। श्यामू ने छेड़ते हुए कहा, अरे लाली, तेरी मीठी बातें सुनकर ही हमारी थकान उतर जाती है। लाली ने आंखें तरेरी। श्यामू काका, बस करो, हर समय मजाक ही करते रहते हो। सभी जोर से हंसने लगे और टपरी की सुबह खिल उठी। गंगाराम सबको देखता रहा। उसे यह दृश्य बहुत भाता था। यह सिर्फ उसकी रोजी रोटी का साधन नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी की धड़कन थी। गांव के लोग, उनकी कहानियां, उनके झगड़े और उनके सपने, सब कुछ इस टपरी की चार दीवारी में कैद हो जाते थे। लेकिन उस दिन की सुबह में कुछ अलग था। गंगाराम ने देखा कि नीम के पेड़ की जड़ के पास मिट्टी हल्की सी ढंसी हुई है। उसने सोचा कि शायद बारिश का असर होगा, मगर उसके मन में अजीब सा संदेह भी उठा। काका, क्या सोच में पड़ गए? मास्टर जी ने पूछा। गंगाराम ने मुस्कुराकर बात टाल दी। कुछ नहीं मास्टर जी, बस ऐसे ही। मगर उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई थी। उसे नहीं पता था कि यह साधारण सी टपरी, जो आज तक सिर्फ चाय और गपशप की जगह रही है, आने वाले दिनों में पूरे गांव का सबसे बड़ा राज अपने अंदर समेटे हुए है। गंगाराम की टपरी पर धूप धीरे धीरे चढ़ने लगी थी। चूल्हे से उठती धुएं की लकीर हवा में घुलकर गांव की गलियों तक पहुंच रही थी। सुबह की भीड़ अब धीरे धीरे महफिल का रूप लेने लगी थी। श्यामू नाई अब तक दूसरी कटोरी चाय गटक चुका था। उसने गिलास नीचे रखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे भोला राम काका, कल जो सरपंच चुनाव की चर्चा चली थी, उस पर तुम्हारी राय तो रह ही गई। तुम तो गांव के सबसे पुराने किसानी हो, जरा बताओ किसे वोट देना चाहिए? भोला राम ने गमछा कंधे पर डाला, खांसते हुए कहा, देखो बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि नेता वही अच्छा है जो खेत खलिहान की समझ रखे। खाली भाषण देने से पेट नहीं भरता। गांव की सड़क टूटी पड़ी है, नाली गंदी है, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। अब चाहे राम प्रसाद बने या हरिनाथ, मुझे तो वही पसंद जो काम करे। गंगाराम चाय के भगोने में दूध डालते हुए मुस्कुराया। सही कहा काका, लेकिन गांव के लोग काम से ज्यादा वादे सुनकर बहक जाते हैं। यहां तो हर चुनाव में वही ढोल बजता है, हम करेंगे, हम दिलाएंगे, पर बाद में सब भूल जाते हैं। इतना सुनते ही मास्टर जी नरेश बोले, गंगाराम, बात सही है। शिक्षा और जागरूकता की कमी है गांव में। अगर लोग समझदारी से वोट डालें तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बेवकूफ बनाए। श्यामू ने तुरंत हंसते हुए टोका, मास्टर जी, आप तो हमेशा किताबों की भाषा बोलते हैं। गांव वाले कहां उतने पढ़े लिखे हैं, इन्हें तो बस चाय और चर्चा चाहिए। लाली, जो अभी अभी अपने हाथ में एक छोटी कटोरी लेकर बैठी थी, बोली, श्यामू काका, गांव वाले बेवकूफ नहीं हैं। मेरी मां कहती हैं कि अगर औरतें भी खुलकर पंचायत में हिस्सा लें तो आधी परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाएं। सबकी नजर लाली पर टिक गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही है बिटिया, पहले तो औरतों को कोई बोलने ही नहीं देता था,
अब जमाना बदल रहा है। इसी बीच गंगाराम की पत्नी सुधा घर से बाहर आई। हाथ में पीतल की बड़ी बाल्टी थी जिसमें वो ताजा पानी लेकर आई थी। उसने आवाज लगाई, गंगाराम, ये पानी रख लो। सुबह से लगातार चूल्हा जल रहा है, जरा ध्यान भी रख लिया करो। गंगाराम ने पानी उठाया और धीरे से कहा, ठीक है सुधा, तू चिंता मत कर, यहां सब संभाल लूंगा। सुधा ने टपरी पर बैठे लोगों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर बोली, आप सब बहस तो करते रहो, पर यह मत भूलो कि गपशप से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का साथ निभाना। इतना कहकर वह वापस घर चली गई। उसकी बातों का असर सब पर पड़ा और कुछ देर के लिए टपरी पर सन्नाटा छा गया। लेकिन श्यामू कहां मानने वाला था। उसने फिर माहौल गरमाते हुए कहा, चलो छोड़ो राजनीति को। गंगाराम, तू तो बता, कल रात चौपाल पर कोई नया चेहरा दिखा था क्या? सुना है कोई परदेसी आया है गांव में। गंगाराम ने चाय के गिलास भरते हुए धीरे से कहा, हां, मैंने भी देखा था। लंबा चौड़ा आदमी था, कंधे पर झोला और चेहरा अजनबी। न जाने कौन था, पर गांव में ऐसे लोग यूं ही नहीं आते। मास्टर जी ने माथे पर बल डाला। अरे, कहीं कोई सर्वे वाला या सरकारी अफसर तो नहीं था? वैसे भी सुना है कि जमीन जायदाद से जुड़े कुछ पुराने मामले फिर खुलने वाले हैं। भोलाराम ने अचानक गहरी सांस ली और बुदबुदाए, पुराने मामले? हां, बहुत कुछ दबा है इस गांव की मिट्टी में। उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव दिखाई दिया। लाली ने मासूमियत से पूछा, क्या मतलब है भोलाराम काका, कौन सा मामला? भोलाराम चुप हो गए। गंगाराम ने उनकी तरफ देखा और समझ गया कि काका कुछ छुपा रहे हैं, मगर उसने बात वहीं रोक दी। छोड़ो बिटिया, अभी चाय पी, बाकी बातें वक्त आने पर पता चलेंगी। गंगाराम ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन टपरी पर बैठे हर शख्स के दिल में कहीं न कहीं यह सवाल गूंजने लगा था, आखिर वह अजनबी कौन था और गांव की मिट्टी में कौन सा राज दबा है। गंगाराम ने सबको गर्मा गर्म चाय परोसी और कहा, लो भाइयों, आज की पहली महफिल पूरी। राजनीति भी हुई, रहस्य भी छेड़ा गया और मीठी मीठी बातें भी हो गईं। यही तो है हमारी टपरी की असली जान। सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी के पीछे छुपे सवाल अब धीरे धीरे गांव के हर कोने तक फैलने वाले थे। दोपहर की हल्की धूप गांव के आंगनों में फैल चुकी थी। गंगाराम की टपरी पर अब भी भीड़ जुटी हुई थी। सुबह की गर्मागर्म चर्चा के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे, मगर दोपहर ढलते ढलते फिर वही पुराने चेहरे लौट आए। गंगाराम चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था। भगोना उबलने को था कि तभी श्यामू अपनी तेज आवाज में बोला, अरे गंगाराम, आज तो जल्दी बना ले, सुबह की चाय का मजा अभी तक जुबान पर है। गंगाराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां भाई, पर आज जरा दूध कम है, सोच रहा हूं कि चाय थोड़ी पतली पड़ेगी। श्यामू ने छेड़ते हुए कहा, अरे, तेरी चाय पतली हो या गाढ़ी, हम तो वैसे भी पी जाएंगे, तू चिंता मत कर। इतना कहकर वह हंस पड़ा। भोलाराम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, गंगाराम, चाय में दूध कम हो या चीनी, लेकिन किसानी में अगर मेहनत कम हो जाए तो फसल सूख जाती है। सब चीज में मेहनत जरूरी है। नरेश मास्टर, जो अभी अभी स्कूल से लौटे थे, अपनी थैली रखते हुए बोले, काका, बात तो सही कही आपने, लेकिन गांव में शिक्षा की मेहनत भी तो कम है। बच्चे स्कूल आते ही नहीं। कल आधे बच्चे गायब थे। लाली, जो अपने घर से गुजरते गुजरते फिर टपरी पर रुक गई थी, बोली, मास्टर जी, बच्चे गायब नहीं थे, मैं जानती हूं। कल सब नहर किनारे खेल रहे थे। पढ़ाई से ज्यादा खेल में मजा आता है उन्हें। श्यामू ने हंसते हुए कहा, अरे, यही तो है हमारी नई पीढ़ी, खेल में आगे, पढ़ाई में पीछे। पर एक बात है, चाय में चीनी अगर कम हो तो गंगाराम को डांट जरूर पड़ेगी। इतना सुनते ही सुधा घर से बाहर आई। हाथ में कटोरी थी जिसमें उसने थोड़ी सी बची चीनी भरकर लाकर गंगाराम को थमाई। वह बोली, लो,
ये बची हुई चीनी डाल लो। लोग चाहे राजनीति पर झगड़ें या किसानी पर बहस करें, लेकिन अगर चाय फीकी हुई तो सबसे पहले तुम्हें दोष मिलेगा। सब हंस पड़े। गंगाराम ने सुधा को देखते हुए कहा, अरे तू हमेशा सही वक्त पर मदद कर देती है, वरना ये लोग तो मुझे चाय वाला नहीं चीनी वाला कहकर चिढ़ाने लगते। भोला राम ने गंभीर स्वर में कहा, चाय में चीनी कम हो तो हंसी में बात टल जाती है, लेकिन जिंदगी में अगर मिठास कम हो जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं। सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। भोला राम की बातें हमेशा गहरी होती थीं। नरेश मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा काका। आजकल गांव में आपसी खटपट बढ़ रही है। छोटा सा विवाद भी बड़ा रूप ले लेता है। हमें रिश्तों की मिठास बनाए रखनी होगी। श्यामू ने माहौल हल्का करते हुए कहा, अरे रिश्तों की मिठास बनाए रखने का काम तो गंगाराम की चाय करती है, इसलिए कहता हूं चीनी कभी मत कम करना भाई। लाली खिलखिलाकर बोली, श्यामू काका, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गंगाराम की चाय ही पूरे गांव की जान हो। गंगाराम मुस्कुराकर बोला, लाली बिटिया, ये सच भी तो है। मेरी चाय में ही वो जादू है जो लोगों को यहां बांध कर रखता है। चाय न होती तो न ये महफिल होती और न ये गपशप। सुधा ने धीरे से कहा, गंगाराम, चाय में जादू नहीं है। असली जादू है इन लोगों के साथ में, उनके हंसने बोलने में। ये टपरी सबको जोड़कर रखती है। भोला राम ने सुधा की बात का समर्थन किया। हां, यही तो है असली बात। चाय बहाना है, असल में तो ये जगह हमारे दिलों का मिलन है। इतनी देर में अचानक गांव के एक लड़के ने आकर कहा, गंगाराम काका, सुना है कल रात वही अजनबी आदमी फिर से चौपाल के पास दिखा था। गांव वाले कह रहे हैं कि उसके पास कोई पुराना नक्शा है। यह सुनकर सब चौंक गए। श्यामू ने हड़बड़ाकर कहा, अरे नक्शा? किस चीज का नक्शा? कहीं खजाना तो नहीं? नरेश मास्टर ने गंभीरता से कहा, खजाना हो या राज, यह मामला आसान नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि वह आदमी यहां क्यों आया है। गंगाराम ने चुपचाप चाय की केतली उतारी और सबको गिलास थमा दी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लाली ने धीरे से फुसफुसाया, काका, क्या यह सच है कि गांव की जमीनों से जुड़ा कोई राज दबा हुआ है? भोला राम ने अपनी आंखें झुका लीं। उन्होंने बस इतना कहा, बिटिया, मिठास जितनी चाय में जरूरी है उतनी ही राजों में भी। हर सच सामने नहीं आता। गंगाराम सबकी बातें सुन रहा था। उसकी टपरी की महफिल अब सिर्फ चाय और गपशप तक सीमित नहीं रही थी। धीरे धीरे यह महफिल गांव के गहरे रहस्यों को छूने लगी थी। शाम का धुंधलका गांव की गलियों पर उतर आया था। गंगाराम की टपरी पर चूल्हे की आंच और दिए की हल्की लौ चमक रही थी। हवा में उबलती चाय की महक घुली हुई थी। दिन भर की थकान के बाद लोग फिर से टपरी की ओर लौट आए थे। चारपाई पर बैठे श्यामू नाई ने गिलास उठाते ही शोर मचाया, अरे गंगाराम, आज की चाय तो बड़ी कमाल बनी है। बस तू ही है जो हमारी थकान मिटा देता है। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, श्यामू, चाय नहीं, तेरी बकबक ही सबकी थकान मिटा देती है। सब हंस पड़े। नरेश मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, पर हंसी मजाक से परे, कल रात की बात पर हमें ध्यान देना होगा। गांव में कोई अजनबी आदमी घूम रहा है और लोगों का कहना है कि उसके पास कोई पुराना नक्शा है। यह मामूली बात नहीं है। भोला राम अब तक चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान थी। उन्होंने धीरे से गला खंखारा और बोले, तुम सब नक्शे की बात कर रहे हो, पर तुम में से शायद ही कोई जानता होगा कि इस गांव की जमीनें और ये नीम का पेड़ जिसके नीचे यह टपरी है, कितने पुराने किस्से समेटे हुए हैं। लाली ने उत्सुकता से पूछा, भोला राम काका, कौन से किस्से? हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया। भोला राम ने गहरी सांस भरी। बिटिया, बहुत साल पहले इस गांव पर जमींदार चौधरी गोपाल सिंह का राज चलता था। उनकी हवेली आज भी गांव के सिरे पर खड़ी है,
वीरान और सुनसान। कहते हैं कि चौधरी साहब के पास जमीन जायदाद का नक्शा था जिसमें पूरे गांव की असली हकीकत दर्ज थी। कौन सी जमीन किसकी है, कौन सा खेत किसके हिस्से का है। श्यामू ने बीच में टोका, अरे काका, ये तो सबको मालूम है कि हवेली अब खंडहर हो चुकी है, पर यह नक्शा कहां गया। भोला राम ने धीमे स्वर में कहा, कहा जाता है कि चौधरी साहब के आखिरी दिनों में उनके ही रिश्तेदारों ने धोखा दिया। नक्शा गायब हो गया और उसी के साथ गांव में झगड़े शुरू हुए। कई परिवार उजड़ गए, कई लोग अपनी जमीन से बेदखल हो गए। तब से ही गांव की जमीन का असली सच किसी को नहीं पता। सन्नाटा छा गया। गंगाराम ने सबकी आंखों में झांकते हुए कहा, मतलब अगर सच में उस अजनबी के पास नक्शा है तो वह गांव का सारा राज खोल सकता है। मास्टर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और शायद इसलिए ही वह यहां आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह मदद करने आया है या किसी साजिश के तहत। लाली की आंखों में डर झलक उठा, कहीं वो नक्शे का इस्तेमाल गांव को बांटने के लिए न कर दे। सुधा, जो अब तक चुप थी, आगे आई और बोली, देखो, सच चाहे जो भी हो, हमें मिलकर रहना होगा। अगर बाहर वाला हमारे बीच की कमजोरी को भांप गया तो सब कुछ टूट जाएगा। गंगाराम, याद रखना, तेरी टपरी सिर्फ चाय की दुकान नहीं है, यह गांव को जोड़ने वाली जगह है। गंगाराम ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके दिल में एक बोझ सा बैठ गया। वह समझ गया कि अब उसकी टपरी सिर्फ महफिल की जगह नहीं रही, बल्कि आने वाले दिनों में यह गांव के सबसे बड़े रहस्य और फैसलों की गवाह बनने वाली है। भोला राम ने फिर से कहा, बेटा गंगाराम, अगर सच में वह नक्शा सामने आया तो कई पुरानी बातें खुलेंगी। दोस्ती और दुश्मनी दोनों के चेहरे उजागर होंगे। तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि यह टपरी ही वह जगह है जहां से सच की बातें उठेंगी। हवा में चाय की महक थी, लेकिन साथ ही डर और रहस्य की गंध भी फैल चुकी थी। टपरी की महफिल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सुबह की पहली किरण नीम के पेड़ की पत्तियों से छनकर गंगाराम की टपरी पर पड़ी। चूल्हे में आग सुलग रही थी और भगोना चढ़ चुका था। उबलते पानी में अदरक डालते ही महक चारों तरफ फैल गई। थोड़ी ही देर में श्यामू नाई आ धमका। उसने आते ही ऊंची आवाज में कहा, गंगाराम, जल्दी चाय पिला, आज तो पंचायत में मीटिंग है। सुना है सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनेगी। गंगाराम ने मुस्कुराते हुए गिलास आगे बढ़ाया। लो भाई, तू तो हमेशा सबसे पहले राजनीति की खबर ले आता है। टपरी नहीं, अखबार बना रखा है। इतने में भोला राम भी आ पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। श्यामू, राजनीति की बातें करने से पहले यह देखो कि गांव का क्या हाल है। सड़क टूटी पड़ी है, नहर में पानी नहीं और खेतों में पैदावार घट रही है। नेता चुनाव जीतते ही वादे भूल जाते हैं। श्यामू ने हंसते हुए जवाब दिया, काका, तुम्हारी बातें सही हैं, पर वोट तो हमें ही डालना है और वोट वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा वादे करेगा। काम बाद में देखेंगे। नरेश मास्टर इस बहस में शामिल हो गए। उन्होंने टपरी की बेंच पर बैठते हुए कहा, श्यामू, यही तो समस्या है। हम वादों पर भरोसा कर लेते हैं, जबकि हमें काम देखकर चुनना चाहिए। चुनाव सिर्फ रस्म नहीं है, यह गांव के भविष्य का फैसला है। लाली, जो दूध लेने आई थी, चाय की कटोरी पकड़ते हुए बोली, मास्टर जी, मेरी मां कहती हैं कि इस बार औरतों की आवाज सुनी जानी चाहिए। घर की परेशानी सबसे पहले औरतें झेलती हैं। अगर पंचायत में उनकी बात मानी जाए तो गांव का हाल बदल सकता है। भोला राम ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही है बेटिया। पहले तो औरतों को कोई बोलने ही नहीं देता था, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। सुधा बहू जैसी समझदार औरत अगर पंचायत में राय दे तो बहुत फायदा होगा। इसी बीच सुधा घर से बाहर आई। हाथ में आटे का डिब्बा था। उसने टपरी पर रखकर कहा, आप लोग चाहे राजनीति पर कितनी ही बहस कर लो, पर गांव तभी बदलेगा जब सब मिलकर काम करेंगे।
अकेले सरपंच या उम्मीदवार से कुछ नहीं होगा। श्यामू ने हंसते हुए कहा, सुधा भाभी, आप तो सबको सच का आईना दिखा देती हैं, पर राजनीति में सच बोलना सबसे मुश्किल काम है। सभी हंस पड़े, लेकिन हंसी के बीच मास्टर जी का चेहरा गंभीर बना रहा। उन्होंने धीरे से कहा, देखना, यह चुनाव साधारण नहीं होगा। गांव में जो अजनबी आया है उसके नक्शे की चर्चा अगर सच साबित हुई तो राजनीति और भी उलझ जाएगी। कुछ लोग उसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने में करेंगे। गंगाराम ने चाय डालते हुए कहा, मतलब चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं रहेगा, गांव का पुराना राज भी इसमें घुल जाएगा। भोलाराम ने गहरी सांस लेकर कहा, हां बेटा, यही डर है। जिस नक्शे की वजह से पुराने समय में रिश्ते टूटे, दुश्मनी पैदा हुई, अगर वही नक्शा फिर सामने आया तो राजनीति और भी जहरीली हो सकती है। लाली ने धीरे से पूछा, काका, क्या यह सच है कि नक्शा मिलने पर कई लोग अपनी जमीन वापस मांग सकते हैं? भोलाराम ने सिर झुका लिया। हां बिटिया, और यही तो सबसे बड़ा झगड़ा होगा। जमीन आदमी का पेट भरती है, लेकिन उसी जमीन पर सबसे ज्यादा खून भी बहता है। गंगाराम ने सबकी बातें सुनते हुए महसूस किया कि टपरी की महफिल अब सिर्फ गपशप नहीं रही। यहां से उठी बातें अब गांव के हर घर में जाएंगी। सुधा ने जाते जाते बस इतना कहा, राजनीति की आग अगर इस टपरी से फैली तो गंगाराम, याद रखना, तेरी चाय का स्वाद भी कड़वा हो जाएगा। गंगाराम चुप रह गया। उसके हाथों में चाय का गिलास था, मगर आंखों में चिंता। उसे अब महसूस होने लगा था कि उसकी छोटी सी टपरी गांव के सबसे बड़े फैसलों का केंद्र बनने जा रही है। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, लेकिन गंगाराम की टपरी पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। लोग नीम के पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। उधर गंगाराम चाय के गिलास सजाकर रख रहा था। श्यामू नाई आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। उसने आते ही अपनी मूंछों को ताप दिया और ऊंची आवाज में बोला, अरे सुनो सुनो, अब की बार चुनाव में बड़ा खेल होने वाला है। मैंने शहर से आए वकील बाबू से सुना है कि जमीन के नक्शे का मामला पंचायत में उठेगा। गंगाराम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, श्यामू, तू हमेशा बातें बड़ी करता है, ये बता, तुझे इतनी बड़ी बड़ी खबरें मिलती कहां से हैं? श्यामू ने गर्व से कहा, भाई, मैं नाई हूं। लोगों की दाढ़ी बनाते बनाते, कान साफ करते करते कितनी बातें कानों में पड़ जाती हैं। और फिर गांव का कोई राज मुझसे छुपा है क्या? भीड़ में बैठे भोलाराम ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही कह रहा है। नाई का काम सिर्फ बाल काटना नहीं, बल्कि आधा गांव उसकी गपशप पर चलता है। नरेश मास्टर ने गंभीर स्वर में जोड़ा, लेकिन श्यामू, खबरों में और अफवाहों में फर्क होता है। हमें ध्यान रखना होगा कि जो बात सच न हो उसे फैलाने से गांव में बवाल मच सकता है। श्यामू ने हाथ उठाकर कहा, अरे मास्टर जी, आप हमेशा किताबों की तरह बोलते हो। मैं जो कह रहा हूं वह पक्की खबर है। शहर से आए वकील बाबू ने साफ कहा है कि पुराने नक्शे में गांव की कई जमीनों का ब्यौरा छुपा हुआ है, और अगर वह खुल गया तो कई लोग अपने दावे ठोक देंगे। लाली, जो अपनी सहेलियों के साथ वहीं खड़ी थी, डरते डरते पूछ बैठी, तो क्या हमारे खेत भी किसी और के नाम हो सकते हैं? श्यामू ने गिलास से चाय की चुस्की लेते हुए कहा, यही तो असली खेल है बिटिया। जमीन की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है, भाई भाई को दुश्मन बना देती है। भीड़ एक पल के लिए खामोश हो गई। हवा में तनाव फैल गया। सुधा ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, श्यामू, अगर तुझे इतनी समझ है तो तू खुद पंचायत में जाकर क्यों नहीं खड़ा हो जाता? हर वक्त बातें करने से अच्छा है काम करके दिखा। श्यामू पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, भाभी, मेरा नाम ही काफी है। मैं चुनाव लड़ा तो आधा गांव तो सिर्फ मेरी बातें सुनकर वोट दे देगा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े, लेकिन भोलाराम की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हंस लो बेटा, पर याद रखना,
राजनीति मजाक की चीज नहीं है। अगर नक्शा सचमुच बाहर आया तो गांव का माहौल बदल जाएगा। हमें संभल कर चलना होगा। नरेश मास्टर ने सहमति जताई। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी गंगाराम की टपरी की है। यहां से निकली हर बात गांव भर में फैलती है। गंगाराम, तुझे समझना होगा कि तेरी चाय की प्याली अब सिर्फ चाय नहीं बल्कि राजनीति का मसाला भी घोल रही है। गंगाराम चुपचाप सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने सोचा, सच है, मेरी टपरी पर जो बातें होती हैं वही गांव का सच बन जाती हैं। अगर यहां जरा भी गलत बात निकली तो पूरा गांव जल उठेगा। इसी बीच श्यामू ने फिर से मूंछों पर ताव देते हुए कहा, तो ठान लो सब लोग, इस बार चुनाव में खेल बड़ा होगा। और याद रखना, असली मजा तो तभी आएगा जब राज का नक्शा सामने आएगा। भीड़ में हलचल बढ़ गई। हर कोई सोच में पड़ गया। टपरी की महफिल अब सिर्फ गपशप नहीं रही थी। यह धीरे धीरे गांव की राजनीति और आने वाले तूफान का केंद्र बन चुकी थी। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और गंगाराम की टपरी पर चूल्हे की आंच पर चाय खौल रही थी। नीम के पेड़ की छांव अब धुंधली हो गई थी, लेकिन बेंच और चारपाइयों पर बैठे लोग अभी भी गर्मा गर्म बहस में लगे थे। श्यामू नाई ने फिर से महफिल छेड़ दी थी। देख लो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। सुना है पटवारी के पुराने बक्से से एक दस्तावेज निकला है। उसी में वो नक्शा दबा हुआ था। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। गंगाराम ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहा है तू श्यामू? नक्शा सचमुच मिला है? श्यामू ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हां गंगाराम, यह खबर मैंने खुद पटवारी के मुंह से सुनी है। उसने कहा है कि दस्तावेज बहुत पुराना है, शायद गांव के बंटवारे के समय का। भोला राम का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर यह सच है तो कई पुरानी दुश्मनियां फिर से जागेंगी। उस समय कई जमीनें गलत नामों पर चढ़ाई गई थीं, और अगर अब कागज बाहर आए तो लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी मांगने खड़े हो जाएंगे। नरेश मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन दस्तावेज की सच्चाई को भी परखना होगा। कई बार लोग राजनीति के लिए पुराने कागजों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक सबूत सही ना हो, उस पर भरोसा करना खतरनाक है। इसी दौरान लाली ने मास्टर जी की ओर देखते हुए पूछा, मास्टर जी, अगर दस्तावेज सच निकला तो क्या गांव के खेत फिर से बांटे जाएंगे? मास्टर जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, बिटिया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन सच यही है कि जमीन सबसे बड़ी ललकार है। अगर यह मामला पंचायत में उठा तो गांव में शांति बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। भीड़ की खामोशी के बीच सुधा ने साफ आवाज में कहा, तो इसका मतलब यह है कि अब राजनीति और जमीन दोनों मिलकर गांव को हिला देंगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असली ताकत गांव की एकता में है। अगर लोग बांट गए तो नुकसान सबको होगा। गंगाराम ने सुधा की ओर देखा। उसके शब्दों ने मानो सभी के दिल को छू लिया था। गंगाराम ने गहरी सांस लेकर कहा, सुधा सही कह रही है। हमारी टपरी पर चाहे जितनी बहस हो जाए, पर हमें ध्यान रखना होगा कि गांव बंटवारे की आग में न झुलस जाए। श्यामू ने हंसते हुए बीच में टोका, गंगाराम, तू हमेशा डर जाता है। राजनीति में अगर आग नहीं लगेगी तो लोग वोट क्यों देंगे? नक्शा आएगा तो ही तो असली खेल होगा। भोला राम ने गुस्से में कहा, श्यामू, तेरे लिए यह खेल हो सकता है, लेकिन गांव वालों के लिए यह जीवन मरण का सवाल है। जमीन के नाम पर खून भी बह चुका है, याद रख। श्यामू चुप हो गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए डर झलक गया, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और मूंछों पर फिर से ताव दे दिया। महफिल पर गहरी चुप्पी छा गई। सिर्फ चाय की उबलती आवाज सुनाई दे रही थी। गंगाराम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर दस्तावेज सचमुच निकला है तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह टपरी अब सिर्फ चाय की जगह नहीं रही। यहां से निकला हर शब्द गांव के भविष्य को बदल देगा।
उस रात गांव के आसमान में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे पूरा गांव उस पुराने दस्तावेज की परछाई से कांप रहा हो। अगली सुबह गांव में हलचल थी। हर चौपाल, हर गलियारे में बस एक ही चर्चा थी, पटवारी के बक्से से पुराना दस्तावेज निकला है। गंगाराम की टपरी पर तो भीड़ उमड़ पड़ी थी। चाय की भाप और लोगों की आवाजें आपस में मिलकर एक अलग ही गहमागहमी पैदा कर रही थीं। श्यामू नाई सबसे पहले पहुंचा और आते ही ऊंची आवाज में बोला, देखा, मैंने पहले ही कहा था, पटवारी के बक्से में सचमुच नक्शा मिला है। आज पंचायत में उसे दिखाया जाएगा। गंगाराम ने चूल्हे पर चाय रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, श्यामू, खबर फैला देने से सच नहीं बदलता। असली सवाल यह है कि उसमें लिखा क्या है। भीड़ में बैठे भोलाराम ने लंबी सांस खींची। बेटा गंगाराम, अगर उसमें वही पुरानी जमीनों का बंटवारा लिखा हुआ है तो यह गांव को 2 हिस्सों में बांट देगा। याद रखो, कई घरों में पहले से ही जमीन को लेकर मनमुटाव है। नरेश मास्टर ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे डर है कि यह दस्तावेज राजनीति का औजार न बन जाए। नेता लोग इसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और गांव वाले आपस में लड़ते रहेंगे। इसी दौरान लाली टपरी पर आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। गंगाराम काका, मां कह रही थीं कि अगर यह नक्शा सच हो गया तो हमारे खेत पर भी कोई और दावा कर सकता है। क्या सचमुच ऐसा होगा? भोलाराम ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हां बिटिया, यही तो चिंता है। जमीन की खींचतान इंसान से इंसान का रिश्ता छीन लेती है। इतने में सुधा ने टपरी पर कदम रखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आप सब डर रहे हो, लेकिन डर से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर तय करना होगा कि सच जो भी हो, गांव को बांटने नहीं देंगे। अगर पंचायत में बवाल मचता है तो औरतें भी आगे आएंगी। इस बार हमें चुप नहीं रहना है। गंगाराम ने सुधा की ओर देखा। उसके शब्दों ने सबके मन में एक नई सोच जगा दी। तभी दूर से शोर सुनाई दिया। गांव का चपरासी दौड़ता हुआ आया और हांफते हांफते बोला, पंचायत में बुलावा है। पटवारी अपना बक्सा लेकर पहुंचा है। सरपंच ने सबको इकट्ठा होने का हुक्म दिया है। भीड़ अचानक उठ खड़ी हुई। श्यामू ने उत्साहित होकर कहा, चलो भाई, अब असली तमाशा शुरू होगा। देखना, नक्शा खुलते ही गांव में हलचल मच जाएगी। भोलाराम ने गंभीर आवाज में टोका, तमाशा नहीं श्यामू, यह गांव का इम्तिहान है। अगर हम सबने होश खोया तो बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। गंगाराम ने चाय की भट्टी बुझाई और टपरी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, चलो सब लोग, आज पंचायत में जो होगा वही गांव की तकदीर तय करेगा। भीड़ नीम के पेड़ से उठी और पटवारी के बक्से को देखने के लिए पंचायत की ओर चल दी। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे गांव आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। गांव की चौपाल उस दिन लोगों से खचाखच भरी हुई थी। नीम और पीपल के पेड़ों की छांव के नीचे बैठने की जगह भी कम पड़ गई थी। हर कोई उत्सुक था कि आखिर पटवारी का बक्सा क्या राज खोलने वाला है। आंगन के बीच में पुरानी लकड़ी की मेज रखी गई थी, जिस पर पीतल का ताला लगा हुआ बक्सा रखा था। उसके पास ही गांव के सरपंच राम प्रसाद बैठे थे। उनके चेहरे पर सख्ती और चिंता दोनों झलक रही थीं। गंगाराम, श्यामू नाई, भोलाराम, नरेश मास्टर, लाली और सुधा सब चौपाल में मौजूद थे। गंगाराम ने चारों ओर नजर डाली। उसे लगा जैसे पूरा गांव उसी की टपरी से उठकर यहां आ गया हो। सभा शुरू हुई। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, गांव वालों, पटवारी जी के बक्से से जो दस्तावेज निकला है उसे आज सबके सामने खोला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फैसला सोच समझ कर लिया जाए। ये गांव की एकता का मामला है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। तभी श्यामू नाई खड़ा हो गया। सरपंच जी, बस बातें मत कीजिए, बक्सा खोलिए, गांव वाले सब जानना चाहते हैं। कुछ लोग हां हां कर उठे, लेकिन भोलाराम ने बीच में आवाज दी, ठहरो, यह मजाक नहीं है।
अगर कागज में लिखा सच निकल आया तो गांव में दुश्मनी की आग फैल सकती है। नरेश मास्टर ने भोलाराम का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल सही। हमें दस्तावेज को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि कानून और समझदारी से देखना होगा। भीड़ में हलचल तेज हो गई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। तभी लाली ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, अगर यह नक्शा सच हुआ तो क्या हमें अपने खेतों से हाथ धोना पड़ेगा? मास्टर जी ने नरम स्वर में कहा, बिटिया, डर मत। जो भी होगा वह पंचायत और कानून मिलकर तय करेंगे। लेकिन तुम्हारा सवाल सही है, यही डर सबके दिल में बैठा है। इसी बीच सुधा भी आगे बढ़ी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सरपंच जी, औरतें अब चुप नहीं बैठेंगी। ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का है। अगर पंचायत में कोई फैसला होगा तो उसमें हम औरतों की राय भी सुनी जानी चाहिए। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। कई औरतें सुधा की हां में हां मिलाने लगीं। सरपंच रामप्रसाद ने सबको शांत करते हुए कहा, ठीक है, अब दस्तावेज खोला जाएगा, लेकिन याद रखो, हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं होगा। पटवारी ने आगे बढ़कर बक्से की चाबी निकाली। पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। जैसे ही ताला खुला और ढक्कन उठा, पुरानी सील लगी फाइल बाहर निकाली गई। कागज पीले हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखी लिपि अभी भी साफ थी। पटवारी ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, यह नक्शा गांव के बंटवारे का है जो तकरीबन 50 साल पहले बनाया गया था। इसमें कई खेतों और जमीनों के नाम अलग अलग दर्ज हैं। भीड़ में खुसर फुसर तेज हो गई। श्यामू ने उत्साह से चिल्लाया, लो भाई, मैंने कहा था ना, अब खेल शुरू होगा। देखो किसके खेत किसके नाम लिखे हैं। लेकिन भोलाराम का चेहरा उतारा हुआ था। उन्होंने धीरे से गंगाराम से कहा, यही तो डर था बेटा, अब यह कागज लोगों की आंखों में लालच और नफरत भर देगा। गंगाराम ने सबकी ओर देखते हुए गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि यह दस्तावेज गांव के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आने वाले तूफान का बिगुल है। सभा में शोर बढ़ रहा था। लोग अपने अपने हिस्से की बातें करने लगे थे। सरपंच ने बार बार शांति की अपील की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और तभी सुधा की तेज आवाज गूंजी, चुप रहो सब लोग, कागज चाहे कुछ भी कहे, गांव अगर एकजुट नहीं रहा तो बर्बादी तय है। जमीन से ज्यादा कीमती इंसानियत होती है। एक पल के लिए पूरा चौपाल खामोश हो गया। गंगाराम ने सुधा की ओर देखा और मन ही मन सोचा, सच में यह औरत गांव की असली ताकत है। काश लोग उसकी बात समझ पाए। लेकिन सन्नाटे के पीछे हवा में तनाव और भी गहरा हो चुका था। दस्तावेज ने आग तो लगा दी थी, अब देखना था कि वह बुझाई जाएगी या गांव को राख कर जाएगी। पंचायत की सभा के अगले दिन गांव की हवा ही बदल गई थी। चौपाल में पढ़े गए दस्तावेज ने जैसे हर किसी के दिल में कोई नई आग जला दी थी। सुबह सुबह ही गंगाराम की टपरी पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। चाय की भाप और ताश के पत्तों की खटर पटर के बीच लोग दस्तावेज की बातें छेड़ रहे थे। श्यामू नाई ने सबसे पहले सुर छेड़ा, भाई, दस्तावेज में साफ लिखा है कि तालाब के पास वाली जमीन असल में मेरे पुरखों की थी। अब अगर वो खेत मेरे हिस्से आ जाए तो कौन रोक सकता है? भोलाराम ने नाराज होकर कहा, अरे श्यामू, अभी तक तो सब गांव मिलजुल कर खेती करता आया है। अब अगर तू अपने नाम का झंडा गाड़ देगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? श्यामू हंस पड़ा, तो क्या करूं भोलाराम, कागज कह रहा है तो मैं अपना हक क्यों छोड़ूं? इसी बीच नरेश मास्टर ने बीच में टोका, श्यामू, याद रखो, दस्तावेज पुराना है, समय बदल गया है। जमीन पर लोग बसे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब सिर्फ कागज के सहारे सब कुछ उलट पलट करना नासमझी होगी। लेकिन गांव की भीड़ में कई लोग श्यामू की तरह सोचने लगे थे। लाली ने हिचकते हुए पूछा, गंगाराम काका, अगर सच में सबकी जमीन बदल गई तो क्या हमें घर छोड़ना पड़ेगा? गंगाराम ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, नहीं बिटिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक हम सब मिलकर खड़े हैं, कोई किसी को घर से बेघर नहीं कर सकता।
फिर भी उसके दिल में डर बैठ गया था। उसने अपने चूल्हे के धुएं और दुकान की भीड़ के बीच साफ महसूस किया कि गांव का ताना बाना बिखर रहा है। शाम को चौपाल पर फिर से भीड़ जमा हुई। इस बार लोग अपने अपने दावे लेकर पहुंचे। रामलाल, जो अब तक चुप रहता था, अचानक खड़ा हुआ और बोला, दस्तावेज में साफ लिखा है कि नदी किनारे वाली जमीन मेरे बाबा के नाम थी। अब तो वो मेरी हुई। जो वहां खेती कर रहे हैं वो हटें। उसकी बात सुनकर नदी किनारे खेती करने वाले किसान भड़क उठे। रामलाल, हम सालों से उस जमीन पर पसीना बहा रहे हैं, अब तू अचानक मालिक बन जाएगा? झगड़ा बढ़ता देख सरपंच रामप्रसाद को बीच बचाव करना पड़ा। बस करो सब लोग, पंचायत ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। दस्तावेज को सही गलत साबित करने में समय लगेगा। लेकिन शोर शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा था। हर कोई अपने हिस्से की जमीन को लेकर बहस कर रहा था। इसी अफरा तफरी में सुधा ने आगे आकर सबको डांटा, तुम सबको हो क्या गया है? जमीन से पेट भर सकता है, लेकिन नफरत से गांव बर्बाद हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। कुछ लोग सुधा की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन ज्यादातर कानाफूसी करते रहे। लालच की आग फैल चुकी थी और अब वह धीरे धीरे हर घर तक पहुंच रही थी। गंगाराम चुपचाप सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये दस्तावेज गांव की बुनियाद को हिला देगा। अगर वक्त रहते कोई समझदारी नहीं दिखाई गई तो ये आग सब कुछ राख कर देगी। उस रात गांव का आसमान अजीब सा लग रहा था। हवा में तनाव था और हर घर की चौखट पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां खेतों से गूंजते गीत और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, अब वहां कानाफूसी और झगड़े की आवाजें गूंजने लगी थीं। गंगाराम की चाय की टपरी, जो कभी मिलन की जगह थी, अब अलग अलग गुटों का अड्डा बनने लगी। एक तरफ श्यामू नाई और उसके समर्थक बैठे रहते, तो दूसरी तरफ भोला राम और कुछ पुराने किसान। दोनों ही पक्ष चाय पीते पीते बहस छेड़ देते। उस सुबह श्यामू ने ऊंची आवाज में कहा, भोला राम काका, अब वक्त बदल गया है। दस्तावेज में जो लिखा है वही असली हक है, चाहे तुम मानो या ना मानो। भोला राम ने गुस्से से जवाब दिया, अरे ना समझ, सिर्फ कागज देखकर अगर रिश्ते तोड़े जाते तो गांव कब का उजड़ चुका होता। हम सब ने मिलकर खेत संवारे, तालाब खोदा, मेले लगाए, अब तू सब भूल जाएगा? श्यामू तिलमिला गया। हां, अगर मेरा हिस्सा कोई और खा रहा है तो मैं क्यों चुप बैठूं? टपरी पर खामोशी छा गई। लोग दोनों की बहस सुन रहे थे। गंगाराम ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे भाई, चाय की प्याली में जहर क्यों घोलते हो? कुछ दिन ठहर जाओ, पंचायत को तय करने दो। लेकिन यह आग इतनी आसानी से ठंडी नहीं होने वाली थी। इसी बीच लाली चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से सुधा से कहा, सुधा दीदी, अगर गांव ऐसे ही बंट गया तो हम लड़कियों का क्या होगा? शादी ब्याह भी मुश्किल हो जाएगा। सुधा ने गहरी सांस ली। बिटिया, यही डर सबके दिल में है। मर्द अपनी जमीन के झगड़े में अंधे हो गए हैं। उन्हें समझाना होगा कि रिश्ते मिट्टी से बड़े होते हैं। उधर चौपाल पर भी दरार साफ दिखने लगी थी। रामलाल अपने गुट के लोगों के साथ पंचायत भवन पर जाकर दावा ठोकने लगा था कि नदी किनारे की जमीन अब उसकी है। वहां खेती कर रहे किसान गुस्से से तिलमिला उठे। सरपंच रामप्रसाद बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, भाइयों, मामला अदालत तक जाएगा तो बरसों लगेगा। सोच समझकर काम करो, गांव का नाम बदनाम मत होने दो। लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। रात को गंगाराम दुकान बंद करने ही वाला था कि नरेश मास्टर वहां आ पहुंचे। गंगाराम, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कल स्कूल में भी बच्चे आपस में झगड़ने लगे थे। किसी ने किसी से कहा कि तेरे बाप का खेत अब मेरे बाप का हो जाएगा। ये नन्हे मुन्ने भी जहर से भर गए हैं। गंगाराम का दिल बैठ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मास्टर जी,
अगर बच्चों में ही दरार पड़ गई तो आने वाले कल में क्या बचेगा? मास्टर जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। यही चिंता है, हमें अब कुछ करना होगा, नहीं तो गांव का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उधर सुधा ने गांव की औरतों की बैठक बुलाई। घरों के आंगन में बैठकर उसने सबको समझाया, देखो बहनों, मर्द लोग तो अपने झगड़ों में अंधे हो गए हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों और घरों की चिंता करनी है। अगर हम चुप रहेंगे तो कल सब कुछ टूट जाएगा। हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। औरतें धीरे धीरे हां में हां मिलाने लगीं। उनमें से कई ने पहली बार महसूस किया कि अब उनकी राय भी जरूरी है। लेकिन उसी रात गांव में एक और घटना ने हालात और बिगाड़ दिए। नदी किनारे के खेतों में किसी ने जानबूझकर फसल को आग लगा दी। लपटें आसमान तक पहुंच गईं। लोग दौड़कर पानी डालने लगे, लेकिन तब तक आधा खेत राख हो चुका था। भीड़ में शक और आरोपों की बरसात होने लगी। ये काम रामलाल के लोगों ने किया है। नहीं, ये तो उन किसानों का बदला है जो अपनी जमीन खोना नहीं चाहते। गांव अब सिर्फ जुबानी झगड़े तक सीमित नहीं रहा था। लालच की आग अब सचमुच की आग में बदल चुकी थी। गंगाराम उस जलती फसल को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। दरारें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इन्हें भरना आसान नहीं होगा। आधी रात तक नदी किनारे जलती हुई फसल का धुआं पूरे गांव में फैल गया था। खेत के चारों ओर गांव वाले इकट्ठा थे। किसी के हाथ में बाल्टी थी तो कोई गीले बोरे से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आधा खेत राख हो चुका था। रामलाल लाल आंखों से चिल्ला रहा था, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरी जमीन मुझे वापस मिलती देख कुछ लोगों का पेट जल रहा था, उसी ने आग लगाई है। उसकी उंगली सीधे उन किसानों की तरफ उठी जो बरसों से उस खेत में खेती कर रहे थे। उनमें से एक किसान बोला, रामलाल, तू झूठ बोल रहा है। हमने तो अपनी जान पर खेलकर तेरी फसल बचाई है। आग तो तूने खुद लगवाई होगी ताकि सिंपैथी मिले और पंचायत तेरे पक्ष में झुक जाए। भीड़ गरमा गई। गालियों और चीखों से माहौल बिगड़ने लगा। तभी सरपंच रामप्रसाद आगे बढ़े। उन्होंने ऊंची आवाज में सबको शांत करने की कोशिश की। बस करो, अभी आग बुझाने की जरूरत है, लड़ाई की नहीं। दोषी कौन है यह बाद में पता चलेगा। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। हर कोई किसी न किसी पर शक कर रहा था। इसी बीच गंगाराम भी वहां पहुंच गया। उसका मुंह धुएं से काला हो गया था। उसने पानी की बाल्टी उठाई और आग पर डाली। फिर जोर से बोला, गांव के भाइयों, आग ने खेत नहीं देखा, मालिक नहीं देखा। वो सिर्फ फसल को जलाती है। अगर हम एक दूसरे से ही लड़ते रहे तो ये आग कल हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन भीड़ की कानाफूसी फिर भी बंद नहीं हुई। पास खड़ी सुधा ने औरतों को इकट्ठा कर लिया। देखो बहनों, ये मर्द तो बस झगड़ा करेंगे। हमें पानी लाना होगा, वरना आग पूरे गांव को निगल जाएगी। औरतें दौड़ दौड़कर घड़े और बाल्टियां भरने लगीं। लाली भी उनमें से एक थी। उसका दुपट्टा आधा जल गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। सुबह होते होते आग बुझ गई, लेकिन फसल पूरी तरह खाक हो चुकी थी। राख की काली परतें अब सबकी उम्मीदों पर भी जम गई थीं। गांव में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा, श्यामू नाई ने भड़काकर आग लगवाई। किसी और ने कहा, नहीं, ये तो भोलाराम के गुट का काम है। श्यामू नाई बौखलाकर गंगाराम की टपरी पर पहुंचा। देख गंगाराम, सब मुझे ही बदनाम कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग मुझे अपराधी बना रहे हैं। गंगाराम ने शांत स्वर में कहा, श्यामू, गुस्से से काम मत ले। सच देर सबेर सामने आ ही जाएगा। इसी दौरान भोलाराम भी वहां आया और तीखे लहजे में बोला, गंगाराम, मुझे पूरा यकीन है कि ये श्यामू और उसके लोग ही हैं। लालच ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। श्यामू ने तिल मिलाकर जवाब दिया, ओ भोलाराम, तू हर बार मुझे ही दोषी ठहराता है। पहले पंचायत में, अब इस आग में। अगर मैंने सच में किया होता तो क्या यहां खड़ा होकर बात करता?
टपरी पर माहौल गर्म हो गया। नरेश मास्टर ने बीच में आकर दोनों को अलग किया। बस करो, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें सबूत चाहिए, आरोप नहीं। गांव की इज्जत दांव पर लगी है। मास्टर जी की बात सुनकर कुछ लोग शांत हुए, लेकिन मन का गुस्सा और शक कहीं न कहीं बना रहा। शाम को पंचायत की एक आपात बैठक बुलाई गई। चौपाल पर फिर भीड़ जुटी। सरपंच राम प्रसाद ने गुस्से में कहा, अब यह मामला छोटा नहीं रहा। खेत में लगी आग गांव की एकता को जलाने लगी है। हमें दोषी ढूंढना ही होगा। रामलाल ने तुरंत कहा, सरपंच जी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जिन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा किया था वही लोग मेरे खिलाफ हैं। उन किसानों ने जोर से विरोध किया। ये झूठ है। हम तो बस अपना हक चाहते थे। जलाना हमारा काम नहीं। भीड़ फिर शोर मचाने लगी। सुधा ने आगे बढ़कर कहा, सरपंच जी, ये आग सिर्फ खेत की नहीं थी। ये आग इंसानों के दिल में लग चुकी है। अगर इसे अभी नहीं बुझाया तो पूरा गांव राख हो जाएगा। गंगाराम चुपचाप चौपाल के कोने में बैठा था। उसकी आंखें सबको पड़ रही थीं। आग किसने लगाई ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब मुझे साफ दिख रहा है, गांव का सच धीरे धीरे जहर बनता जा रहा है। आग बुझने के बाद भी गांव का माहौल ठंडा नहीं हुआ, बल्कि उस राख में दुश्मनी की चिंगारियां और तेजी से सुलगने लगीं। गंगाराम की टपरी पर अब वही पुराने चेहरे आते थे, लेकिन साथ बैठने की बजाय लोग गुटों में बांटकर बैठते। पहले जहां सब मिलकर ताश खेलते, हंसी मजाक करते थे, वहां अब एक दूसरे की बातें काटी जाती थीं। एक सुबह भोलाराम और श्यामू नाई दोनों टपरी पर आ गए। गंगाराम ने सोचा शायद दोनों में सुलह हो जाए, लेकिन हुआ उल्टा। श्यामू ने ताना मारा, काका, तेरे खेत बच भी जाए तो क्या होगा? दस्तावेज कहता है आधी जमीन मेरी है। भोलाराम का चेहरा लाल हो गया। अरे बदजुबान, तेरा बाप मेरे साथ हल चलाता था और तू कहता है जमीन तेरी है? नालायक कहीं का। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि गंगाराम को बीच में आना पड़ा। भाइयों, तुम दोनों बरसों से साथ बैठे हो, शादी ब्याह में एक दूसरे के घर खाए पिए हो, आज जमीन के नाम पर दुश्मन क्यों बन रहे हो? लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उधर नरेश मास्टर ने भी देखा कि गांव के बच्चे आपस में खेलते खेलते अब एक दूसरे को ताने देने लगे थे। तेरे बाप की जमीन हमारी होगी, तेरे बाप ने चोरी की है। मास्टर जी ने कक्षा में सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन मासूम चेहरों पर भी बड़े लोगों की नफरत उतर आई थी। शाम को सुधा औरतों के बीच बैठी थी। उसने गहरी चिंता जताई। देखो बहनों, अगर मर्दों ने रिश्ते तोड़ दिए तो घर कैसे चलेंगे? अभी तक हमारी रोटियां एक दूसरे के चूल्हों से बनती थीं, अब हर घर अलग अलग जलने लगेगा। लाली ने कांपती आवाज में कहा, सुधा दीदी, कल मैंने देखा मेरी मां को खेत पर पानी भरने से रोक दिया गया। कहा गया कि ये जमीन अब हमारी नहीं रही। हम कहां जाएंगे? सुधा का दिल भर आया। उसने लाली का हाथ थाम कर कहा, बेटिया, यही डर सबके दिल में है, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। इसी बीच रामलाल और उन किसानों के बीच का झगड़ा और बढ़ गया। पहले सिर्फ बहस होती थी, अब हल और बैलों तक को लेकर मारपीट शुरू हो गई। खेतों के रास्ते पर अब लोग एक दूसरे से मुंह फेर कर गुजरते थे। एक दिन चौपाल में सरपंच रामप्रसाद ने देखा कि गांव का सबसे पुराना दोस्ताना भी टूट गया। भोलाराम और श्यामू, जो बचपन से साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। रामप्रसाद ने आह भरी और बुदबुदाए, ये दस्तावेज तो जैसे जहर है। जिस मिट्टी ने हमें जोड़ा था वही अब हमें तोड़ रही है। रात को गंगाराम अपनी टपरी बंद कर रहा था। उसने देखा कि सुधा अकेली चौपाल की ओर जा रही थी। कहां जा रही हो इतनी रात को? गंगाराम ने पूछा। सुधा रुकी और बोली, गंगाराम भाई, मैं सरपंच से मिलने जा रही हूं। अब औरतों की आवाज भी पंचायत में पहुंचना चाहिए। अगर हम चुप बैठे तो ये गांव हमेशा के लिए बंट जाएगा। गंगाराम ने सिर हिलाया।
सुधा, तुम्हारी बात में ताकत है। शायद अब यही एक उम्मीद बची है कि औरतें इस गांव को जोड़ें। आसमान पर चांद टेढ़ा सा चमक रहा था, जैसे वो भी देख रहा हो कि इस गांव में रिश्तों की डोर टूटती जा रही है। गंगाराम ने मन ही मन कहा, रिश्ते अगर टूट गए तो गांव सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाएगा। हमें इन्हें किसी तरह जोड़ना होगा। गांव की चौपाल पर उस दिन का नजारा बिल्कुल अलग था। हमेशा की तरह सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी बड़ी संख्या में वहां जुटी थीं। नीले, लाल और पीले रंग के दुपट्टों से चौपाल जैसे रंगीन हो उठा था। सबके बीच सबसे आगे खड़ी थी सुधा। उसके चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। उसके पास लाली भी थी, जो डरते डरते सही लेकिन हिम्मत जुटाकर आई थी। गंगाराम चुपचाप चौपाल के एक कोने से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। शायद यही वो ताकत है जो गांव को टूटने से बचा सकती है। सभा शुरू हुई। सरपंच राम प्रसाद ने चौंकते हुए कहा, आज तो चौपाल में बहनों की भीड़ है। सुधा बहन, तुम सबको यहां क्यों लाई हो? सुधा ने ऊंची और साफ आवाज में जवाब दिया, सरपंच जी, अब तक पंचायत में सिर्फ मर्दों की बातें सुनी गईं, लेकिन घर और खेत संभालने वाली औरतें भी इस गांव की बराबर की हकदार हैं। जब जमीन के झगड़े हमारे चूल्हे तक पहुंच गए हैं तो हमें भी बोलने का अधिकार है। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। श्यामू नाई हंसकर बोला, अरे, अब पंचायत में औरतें भी फैसले करेंगी। ये काम हमारा है, इनका नहीं। तभी भोला राम ने गुस्से से श्यामू को टोका, चुप कर श्यामू, ये वही औरतें हैं जो हमारी रोटियां पकाती हैं, घर चलाती हैं। अगर इनके बिना गांव रह सकता है तो बोल। श्यामू कुछ देर के लिए चुप हो गया। नरेश मास्टर ने भी सुधा का समर्थन किया। सुधा बहन सही कह रही हैं। अगर बच्चों तक में झगड़े पहुंच गए हैं तो हमें औरतों की राय जरूर सुननी चाहिए। शायद यही नई दिशा दिखाए। अब सुधा ने औरतों की तरफ देखा और फिर पंचायत से बोली, हमने सब कुछ देखा है। हमारे पति, भाई और बेटे खेतों पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आग लगी, फसल जली, लेकिन घर की औरतों ने पानी ढो ढो कर उसे बुझाया। अगर हम नहीं होती तो आधा गांव जल गया होता। उसकी आवाज में दर्द भी था और साहस भी। लाली ने कांपते स्वर में जोड़ा, कल मुझे और मेरी मां को खेत से पानी भरने से रोक दिया गया। कहा गया कि यह जमीन तुम्हारी नहीं रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम औरतें अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी? भीड़ में कई औरतों की आंखें भर आईं। रामलाल ने गुस्से से कहा, लेकिन कागज का सच झुठलाया नहीं जा सकता। सुधा ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, रामलाल भाई, सच वो है जो गांव को जोड़ता है, न कि तोड़ता। कागज तो स्याही का बना है, लेकिन रिश्ते खून और पसीने से बने हैं। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। सरपंच राम प्रसाद ने पहली बार गहराई से औरतों की ओर देखा। शायद हमने अब तक तुम्हारी आवाज दबाई थी, लेकिन सच ये है कि गांव को बचाने की ताकत आज तुम्हारे शब्दों में झलक रही है। गंगाराम ने सिर झुकाकर मन ही मन कहा, सुधा की आवाज ही अब गांव की आखिरी उम्मीद है। सभा देर तक चलती रही। औरतों ने एक सुर में कहा कि अगर गांव में शांति चाहिए तो पहले नफरत बंद होनी चाहिए। जमीन चाहे जिसकी भी हो, लेकिन खेती सब मिलकर करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर कई मर्द सोच में पड़ गए। श्यामू और रामलाल अब भी असंतुष्ट थे, लेकिन भीड़ का रुख बदलता दिखाई दे रहा था। सुधा ने अंत में कहा, अगर गांव टूट गया तो जमीन से भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन अगर गांव जुड़ा रहा तो मिट्टी भी सोना उगलेगी। भीड़ ने पहली बार तालियों से सुधा की बात का समर्थन किया। गांव की चौपाल पर उस दिन का नजारा बिल्कुल अलग था। हमेशा की तरह सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी बड़ी संख्या में वहां जुटी थीं। नीले, लाल और पीले रंग के दुपट्टों से चौपाल जैसे रंगीन हो उठा था। सबके बीच सबसे आगे खड़ी थी सुधा। उसके चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। उसके पास लाली भी थी, जो डरते डरते सही लेकिन हिम्मत जुटाकर आई थी।
गंगाराम चुपचाप चौपाल के एक कोने से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। शायद यही वो ताकत है जो गांव को टूटने से बचा सकती है। सभा शुरू हुई। सरपंच रामप्रसाद ने चौंकते हुए कहा, आज तो चौपाल में बहनों की भीड़ है। सुधा बहन, तुम सबको यहां क्यों लाई हो? सुधा ने ऊंची और साफ आवाज में जवाब दिया, सरपंच जी, अब तक पंचायत में सिर्फ मर्दों की बातें सुनी गईं, लेकिन घर और खेत संभालने वाली औरतें भी इस गांव की बराबर की हकदार हैं। जब जमीन के झगड़े हमारे चूल्हे तक पहुंच गए हैं तो हमें भी बोलने का अधिकार है। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। श्यामू नाई हंसकर बोला, अरे, अब पंचायत में औरतें भी फैसले करेंगी? ये काम हमारा है, इनका नहीं। तभी भोलाराम ने गुस्से से श्यामू को टोका, चुप कर श्यामू, ये वही औरतें हैं जो हमारी रोटियां पकाती हैं, घर चलाती हैं। अगर इनके बिना गांव रह सकता है तो बोल। श्यामू कुछ देर के लिए चुप हो गया। नरेश मास्टर ने भी सुधा का समर्थन किया। सुधा बहन सही कह रही हैं। अगर बच्चों तक में झगड़े पहुंच गए हैं तो हमें औरतों की राय जरूर सुननी चाहिए। शायद यही नई दिशा दिखाए। अब सुधा ने औरतों की तरफ देखा और फिर पंचायत से बोली, हमने सब कुछ देखा है। हमारे पति, भाई और बेटे खेतों पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। आग लगी, फसल जली, लेकिन घर की औरतों ने पानी ढो ढो कर उसे बुझाया। अगर हम नहीं होती तो आधा गांव जल गया होता। उसकी आवाज में दर्द भी था और साहस भी। लाली ने कांपते स्वर में जोड़ा, कल मुझे और मेरी मां को खेत से पानी भरने से रोक दिया गया। कहा गया कि यह जमीन तुम्हारी नहीं रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम औरतें अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी? भीड़ में कई औरतों की आंखें भर आईं। रामलाल ने गुस्से से कहा, लेकिन कागज का सच झुठलाया नहीं जा सकता। सुधा ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, रामलाल भाई, सच वो है जो गांव को जोड़ता है, न कि तोड़ता। कागज तो स्याही का बना है, लेकिन रिश्ते खून और पसीने से बने हैं। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। सरपंच रामप्रसाद ने पहली बार गहराई से औरतों की ओर देखा। शायद हमने अब तक तुम्हारी आवाज दबाई थी, लेकिन सच ये है कि गांव को बचाने की ताकत आज तुम्हारे शब्दों में झलक रही है। गंगाराम ने सिर झुकाकर मन ही मन कहा, सुधा की आवाज ही अब गांव की आखिरी उम्मीद है। सभा देर तक चलती रही। औरतों ने एक सुर में कहा कि अगर गांव में शांति चाहिए तो पहले नफरत बंद होनी चाहिए। जमीन चाहे जिसकी भी हो, लेकिन खेती सब मिलकर करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर कई मर्द सोच में पड़ गए। श्यामू और रामलाल अब भी असंतुष्ट थे, लेकिन भीड़ का रुख बदलता दिखाई दे रहा था। सुधा ने अंत में कहा, अगर गांव टूट गया तो जमीन से भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन अगर गांव जुड़ा रहा तो मिट्टी भी सोना उगलेगी। भीड़ ने पहली बार तालियों से सुधा की बात का समर्थन किया। पंचायत के उस ऐतिहासिक दिन के बाद गांव में हवा कुछ बदली बदली सी लगने लगी। पहली बार औरतों की आवाज गूंजी थी और लोगों ने उसे सुना भी था। गंगाराम की टपरी पर बैठने वाले कई लोग अब सुधा की बातें दोहराने लगे। सुधा बहन सही कहती है, गांव जुड़ा रहेगा तो सबका भला होगा। औरतें भी समझदार होती हैं, हमें उन्हें अनसुना नहीं करना चाहिए। गंगाराम चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो रही है। मगर हर कोई खुश नहीं था। श्यामू नाई और रामलाल को यह बदलाव नागवार गुजरा। उस शाम जब गंगाराम दुकान समेट रहा था, दूर चौपाल के पीछे पेड़ के नीचे श्यामू और रामलाल धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। श्यामू बोला, देखा भाई, औरतों ने कैसे पंचायत में हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अगर यही हाल रहा तो कल फैसले भी यही करेंगी। रामलाल दांत भींचकर बोला, औरतों की आवाज जितनी तेज होगी, हमारी जमीन उतनी दूर जाती जाएगी। हमें कुछ करना होगा। श्यामू ने चालाकी से कहा, लोगों को फिर से बांटना होगा।
अगर सब सुधा के पीछे चल पड़े तो हमारी चालें बेकार हो जाएंगी, हमें अफवाहें फैलानी होंगी। रामलाल ने सिर हिलाया। हां, औरतों को बदनाम करो। कह दो कि सुधा पराई ताकतों के कहने पर बोल रही है। कह दो कि गंगाराम उसकी मदद करता है ताकि टपरी से फायदा उठाए। श्यामू हंसा। सही कहा, और अगर हम बच्चों तक ये बात पहुंचाए तो आग जल्दी फैलेगी। दोनों की आंखों में चमक थी, नफरत की। अगले ही दिन से गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, सुधा को बोलने की आदत पड़ गई है, अब घर कौन संभालेगा। किसी और ने जोड़ा, गंगाराम तो हर वक्त सुधा की तरफदारी करता है, जरूर दोनों की मिली भगत है। ये बातें धीरे धीरे चौपाल तक पहुंच गईं। भोला राम ने जब सुना कि सुधा के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं तो उसे गुस्सा आ गया। वो सीधा टपरी पर पहुंचा और श्यामू से भिड़ गया। अरे शर्म कर, औरतों की इज्जत पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई। सुधा गांव की बहू है, उसका नाम ऐसे लोग नहीं लेते। श्यामू ने भी ताना मारा, तू क्यों इतना बचाव कर रहा है, कहीं तू भी तो। भोला राम झल्ला उठा। हाथापाई होते होते गंगाराम बीच में आया और दोनों को अलग किया। ये झगड़े गांव को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सुधा और औरतों ने जो राह दिखाई है वही सही है। लेकिन लोगों के मन में श्यामू और रामलाल के लगाए बीज असर करने लगे थे। कुछ लोग अब सुधा की हिम्मत की तारीफ करने के बजाय उस पर शक करने लगे। नरेश मास्टर ने हालात देखकर माथा पकड़ लिया। झगड़ा सुलझने से पहले ही नया जहर घुल रहा है। उधर सुधा खुद इन कानाफूसियों से अनजान नहीं थी। जब उसने सुना कि उसके बारे में बातें बनाई जा रही हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने खुद को संभाला और लाली से कहा, लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर सच का रास्ता चुना है तो डरना नहीं है। अगर हम पीछे हट गए तो गांव फिर से बढ़ जाएगा। लाली ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। दीदी, मैं आपके साथ हूं। रात को गंगाराम दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा श्यामू और रामलाल फिर से छिपकर बातें कर रहे थे। गंगाराम का दिल बैठ गया। ये दोनों गांव में झर घोलना नहीं छोड़ेंगे। अब तो सच में बड़ी मुसीबत आने वाली है। गांव का माहौल धीरे धीरे और बदलने लगा। जहां कुछ दिन पहले चौपाल पर सुधा की बातें सुनकर लोगों ने तालियां बजाई थीं, वहीं अब कानाफूसी और शक संदेह हर गली चौराहे पर सुनाई देने लगे। गंगाराम की टपरी पर भी अब ग्राहक खुले तौर पर बहस करने लगे। अरे भाई, सुधा ने जो कहा वो किसी के कहने पर ही कहा होगा। हां, गंगाराम भी उसकी तरफदारी करता है। टपरी से ही सब चालें चल रही हैं। गंगाराम ये बातें सुनकर तिलमिला उठता, लेकिन वो हमेशा शांत रहकर कहता, देखो भाइयों, अगर अफवाहें फैलाओगे तो सच दब जाएगा। सुधा ने जो कहा वो हमारे गांव की भलाई के लिए कहा। इसमें किसी पराई ताकत का हाथ नहीं, मगर अफवाह की आग सच्चाई से कहीं तेज फैलती है। सुधा जब कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें अब उसे देख फुसफुसाने लगती। देखो देखो, यही है सुधा, जो पंचायत में बड़े बड़े बोल बोलती है। अब घर का काम छोड़कर मर्दों के बीच बैठती है। सुधा की सहेलियां जो पहले उसका साथ देती थीं, अब उससे कतराने लगीं। लाली ने यह सब देखा और चुपचाप सुधा के पास आकर बोली, दीदी, लोग आपको गलत समझ रहे हैं। मैं जानती हूं आप सही हो, लेकिन सबको समझाना मुश्किल है। सुधा ने हल्की मुस्कान दी। लाली, सच का रास्ता आसान नहीं होता, पर हमें डटना होगा। अगर औरतें चुप हो जाएंगी तो फिर कभी आवाज नहीं उठा पाएंगी। दूसरी ओर भोला राम और श्यामू नाई की दुश्मनी अब और खुलकर सामने आने लगी थी। एक दिन खेत की मेड़ पर दोनों आमने सामने आ गए। श्यामू ने ताना मारा, काका, ज्यादा सुधा का पक्ष मत ले। कल को लोग कहेंगे कि तू भी उसकी चाल में शामिल है। भोला राम ने डंडा उठाते हुए कहा, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। सुधा गांव की बेटी है, उसका नाम लेने से पहले सोच। गांव के कुछ लोग दौड़कर आए और दोनों को अलग किया, लेकिन दोनों की आंखों में अब खून उतर आया था। नरेश मास्टर इस सब को देखकर परेशान हो गए।
स्कूल में बच्चों के बीच भी अब झगड़े होने लगे थे। तेरी माँ तो पंचायत में बोलती है तेरे बाप ने आग लगाई थी। मास्टर जी ने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि बच्चे वही बोलते हैं जो घरों में सुनते हैं। उन्होंने गंगाराम से कहा, अगर ये हाल रहा तो नई पीढ़ी भी इसी नफरत में बड़ी होगी। हमें कुछ करना होगा। गंगाराम ने गहरी सांस लेकर कहा, मास्टर जी, हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन श्यामू और रामलाल झर फैलाने में लगे हैं। जब तक उनकी चाल बंद नहीं होगी, ये गांव नहीं सुधरेगा। सरपंच रामप्रसाद भी अब दुविधा में थे। लोग उनके पास जाकर कहते, सरपंच जी, सुधा की बातें हमें बांट रही हैं। तो कुछ और लोग कहते, नहीं, वही सही बोल रही है। रामप्रसाद का मन डोलने लगा। वो सोचते, अगर मैं औरतों की तरफदारी करूं तो लोग कहेंगे मैं उनके साथ हूं। अगर मैं चुप रहूं तो गांव बिखर जाएगा। उधर रात को चौपाल के पीछे फिर से रामलाल और श्यामू मिले। रामलाल बोला, अफवाहें काम कर रही हैं, अब हमें अगला कदम उठाना होगा। श्यामू ने फुसफुसाकर कहा, हां, अब हमें गंगाराम को भी निशाना बनाना होगा। जब तक उसकी टपरी लोगों को जोड़ती रहेगी, हमारी बात पूरी तरह नहीं चलेगी। रामलाल की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। ठीक कहा, अगली बार पंचायत बैठेगी तो हम गंगाराम पर ही उंगली उठाएंगे। गांव की हवा अब नफरत से और भारी हो चुकी थी। चूल्हों की आंच ठंडी थी, लेकिन अफवाहों की आंच हर घर में जल रही थी। गंगाराम रात को अकेले अपने घर की चौखट पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, कितनी जल्दी इंसान का भरोसा टूट जाता है। गांव को जोड़ने का सपना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। गांव की सुबह अब और भी तनावपूर्ण हो गई थी। चौपाल के चारों ओर लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। आज की सभा खास थी, क्योंकि श्यामू नाई और रामलाल ने तय कर लिया था कि वे सीधे गंगाराम पर इल्जाम लगाएंगे। सुधा और लाली भी वहां मौजूद थीं। उनकी आंखों में डर और हिम्मत का मिश्रण था। दीदी, क्या ये ठीक है? गंगाराम पर आरोप लगाए जाएंगे? लाली ने धीमी आवाज में पूछा। सुधा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, लाली, डरना मत। अगर सच साथ है तो झूठ किसी का काम नहीं आएगा। हमें केवल सच्चाई का समर्थन करना है। सरपंच रामप्रसाद ने सभा शुरू की। आज की बैठक बहुत जरूरी है। गांव में अफवाहें बढ़ रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। सभी लोग शांत रहें और एक दूसरे की बात सुनें। सबके चेहरे गंभीर थे। श्यामू नाई ने तुरंत सुर छेड़ा, सरपंच जी, मुझे पूरा यकीन है कि गंगाराम टपरी से अफवाहें फैला रहा है। वो सुधा को अपने पक्ष में कर रहा है और गांव को बांटने की कोशिश कर रहा है। भीड़ में हलचल मच गई। भोलाराम ने फुसफुसाकर कहा, यह तो बहुत बड़ा आरोप है। क्या कोई सबूत है? श्यामू ने बड़ी चालाकी से कहा, सबूत तो गंगाराम के शब्दों और टपरी में उसके काम से दिख जाते हैं। देखो ही ना, लोग उसकी बातों पर यकीन करते हैं। अगर वही चल रहा है तो इसका मतलब साफ है। गंगाराम, जो अब तक शांत खड़ा था, धीरे धीरे आगे आया। श्यामू, रामलाल, आप मुझे बिना वजह आरोपों के घेरे में ला रहे हो। क्या मैंने कभी गांव के खिलाफ कोई कदम उठाया? रामलाल ने कटाक्ष किया। काका, अब सब जानते हैं कि आप सुधा के इशारे पर काम कर रहे हैं। टपरी से गांव को अपने पक्ष में मोड़ रहे हैं। क्या यह सही है? सुधा ने हिम्मत से कदम बढ़ाया। रामलाल भाई, गंगाराम ने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने केवल गांव के लिए काम किया है। अगर किसी ने बांटने की कोशिश की तो वो आप और श्यामू हैं, जो अफवाहें फैला रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग सुधा की बात सुनकर सर हिलाने लगे। नरेश मास्टर ने शांत स्वर में कहा, सब लोग ध्यान दें। किसी पर आरोप लगाने से पहले ठोस प्रमाण होना चाहिए। गुस्से और अफवाहें गांव को नहीं बचाएंगी, बल्कि बिगाड़ेंगी। लेकिन श्यामू नाई और रामलाल ने फिर से बात बढ़ाई। गांव वालों, क्या आप नहीं देख रहे कि गंगाराम की टपरी से सिर्फ उन्हीं की बातें फैलती हैं जो सुधा की तरफ हैं?
कुछ लोग उनकी बातों में आ गए। हां, गंगाराम सच में सुधा के इशारे पर काम कर रहा है। हमारे खेतों और हिस्सों के फैसले में भी उसकी दखल है। सुधा और लाली ने हिम्मत से विरोध किया। सच वही है जो गांव जोड़ता है, न कि बांटता। गंगाराम ने कभी किसी का हक छीना नहीं। सरपंच रामप्रसाद अब स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आज से मैं विशेष समिति बनाऊंगा। हर आरोप और हर मुद्दे की जांच होगी। बिना जांच के किसी पर इल्जाम नहीं लगेगा। गांव वालों को अफवाहों में नहीं फंसना चाहिए। गंगाराम ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, श्यामू और रामलाल अब सीधे तौर पर अगली चाल चलने वाले हैं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रात को गंगाराम अपनी टपरी बंद कर घर लौट रहा था। सुधा और लाली भी घर की ओर जा रही थीं। लाली ने पूछा, दीदी, अब क्या होगा? सुधा ने दृढ़ता से कहा, अभी सच्चाई और मेहनत की जरूरत है। झूठ और साजिश जितनी भी फैलती है, हमें रुकना नहीं। गंगाराम ने आकाश की ओर देखा। अगली पंचायत में सब कुछ साफ करना होगा, वरना गांव की एकता खतरे में है। गांव की सुबह फिर से हलचल भरी थी। चौपाल में लोग जमा हो रहे थे। आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सरपंच रामप्रसाद ने विशेष समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जो गंगाराम पर लगे आरोपों की जांच कर रही थी। गंगाराम और सुधा टपरी की ओर आए। दोनों के चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता झलक रही थी। लाली भी उनके साथ थी। उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। सरपंच रामप्रसाद ने सभा की शुरुआत की। गांव वालों, विशेष समिति ने गंगाराम पर लगे आरोपों की पूरी जांच की है। अब मैं निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। श्यामू नाई और रामलाल अपने तानों और अफवाहों से तैयार थे। रामप्रसाद ने स्पष्ट स्वर में कहा, जांच में पाया गया कि गंगाराम ने कभी भी गांव को बांटने का प्रयास नहीं किया। टपरी सिर्फ एक जगह है जहां लोग बातें साझा करते हैं। किसी ने उसके माध्यम से अफवाह फैलाई, वह सीधे तौर पर गंगाराम की नहीं थी। भीड़ में कुछ लोग हक्के बक्के रह गए। भोला राम ने अपनी आंखें फैलाकर कहा, तो इसका मतलब श्यामू और रामलाल झूठ फैला रहे थे? सुधा ने दृढ़ता से कहा, हां, झूठ और अफवाहें हमेशा टूटती हैं। गंगाराम ने हमेशा गांव और सबकी भलाई के लिए काम किया है। श्यामू नाई और रामलाल अब बौखला गए। श्यामू ने ताना मारा, सरपंच जी, यह फैसला सही नहीं है। गांव के कुछ लोग सच देख रहे हैं। रामलाल ने जोर देकर कहा, हां, कुछ लोग अभी भी हमारे पक्ष में हैं। हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन अब उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। गांव वालों की निगाहें धीरे धीरे सुधा और गंगाराम की तरफ मुड़ रही थीं। नरेश मास्टर ने बच्चों को भी सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, सच्चाई और झूठ की पहचान करना सीखो। गंगाराम ने हमें जो राह दिखाई है वही सही है। कोई भी अफवाह तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकती। बच्चों ने समझदारी दिखाई। अब वे भी झूठ की बजाय सच्चाई के साथ खड़े हो रहे थे। लाली ने उत्साहित होकर सुधा से कहा, दीदी, बच्चों ने भी अब हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल लाली, सच की ताकत हर जगह दिखाई दे रही है। हमें अब और मजबूत होना होगा। गांव के कई लोग अब गंगाराम के पक्ष में खड़े हो गए। भोला राम ने श्यामू और रामलाल की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी चालें काम नहीं करेंगी। गांव एक बार फिर जुड़ रहा है। सरपंच रामप्रसाद ने सभा खत्म करते हुए कहा, आज से हमें एकता और समझदारी के साथ काम करना होगा। झगड़े और अफवाहें किसी का भला नहीं करेंगी। गांव को जोड़ना हमारा सबसे बड़ा काम है। गंगाराम ने चौपाल से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा, सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन यह अंत में गांव को बचाती है। अब हमें केवल सतर्क और दृढ़ रहना होगा। सुधा ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। गंगाराम भाई, हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन पहला बड़ा कदम हम जीत चुके हैं। गांव में पहली बार सच्चाई और समझदारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन श्यामू नाई और रामलाल की नफरत अब और गहरी हो गई थी।
रात को दोनों छिपकर खेत की ओर गए। श्यामू ने फुसफुसाया, आज हम हार गए, लेकिन ये अंत नहीं है। अगली बार गंगाराम और सुधा की जीत को पूरी तरह मिटा देंगे। रामलाल ने कानाफूसी की। हां, अब हमें चाल बदलनी होगी। सीधे हमला काम नहीं कर रहा। गांव में छोटे छोटे झगड़े और अफवाहें पैदा करें। धीरे धीरे लोग फिर से बंटेंगे। दूसरी ओर गंगाराम और सुधा अपने काम में व्यस्त थे। टपरी पर गांव वालों को एक साथ लाकर सही मार्गदर्शन दे रहे थे। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन श्यामू और रामलाल चुप नहीं बैठेंगे। हमें सतर्क रहना होगा, गंगाराम ने कहा। सुधा ने सिर हिलाया। हमें केवल सच का साथ देना है। अगर हम डरेंगे तो ये लोग फिर से अफवाह फैलाएंगे। लाली भी उनके पास थी। उसने सवाल किया, दीदी, क्या हम बच्चों को भी सच के महत्व के बारे में बता दें? सुधा मुस्कुराई। बिल्कुल लाली, बच्चों को सच और झूठ की पहचान सिखाना अभी सबसे जरूरी है। यही गांव की नई ताकत बनेगी। श्यामू और रामलाल ने गांव में छोटे छोटे झगड़े और भ्रम फैलाना शुरू किया। किसी के खेत की सीमा लेकर विवाद छेड़ा। किसी ने कहा, यह हिस्सा अब मेरा है। किसी ने झूठ फैला दिया। गंगाराम ने इसे अपने पक्ष में कर लिया। कुछ गांव वाले फिर से उलझने लगे। भोलाराम और नरेश मास्टर ने जल्दी ही हस्तक्षेप किया। भोलाराम ने गुस्से में कहा, अब और झगड़ा मत करो, झूठ फैलाने वालों को रोकना होगा। नरेश मास्टर ने बच्चों और गांव वालों को समझाया, सच्चाई और एकता ही हमारी ताकत है। झूठ पर ध्यान मत दो, हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे। सरपंच राम प्रसाद ने भी एक विशेष बैठक बुलाई। श्यामू और रामलाल अपनी चालें बदल रहे हैं। हमें मिलकर उपाय करना होगा। गंगाराम और सुधा, आप दोनों गांव वालों को जागरूक करें। गंगाराम ने कहा, सरपंच जी, हम हर घर में जाकर सच बताएंगे। अफवाह फैलाने वालों की चाल पर हम नजर रखेंगे। सुधा ने जोड़ा, और बच्चों को भी समझाएंगे। उन्हें यह सिखाएंगे कि झूठ कभी जीत नहीं सकता। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि झगड़े और अफवाहें केवल नफरत फैलाती हैं। लाली ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, दीदी और गंगाराम हर घर में जा रहे हैं और सच बता रहे हैं। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। भोलाराम ने श्यामू और रामलाल को चेतावनी दी, अगर तुमने गांव को फिर से बांटने की कोशिश की तो हम दोनों मिलकर तुम्हें रोकेंगे। रात को गंगाराम टपरी बंद करके घर लौट रहे थे। सुधा और लाली भी पीछे चल रही थीं। सुधा ने कहा, गंगाराम भाई, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन सच का रास्ता ही हमें विजय दिलाएगा। गंगाराम ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन गांव की एकता और सच्चाई की रक्षा हम करेंगे। हमें किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है। गांव की सुबह फिर से हलचल भरी थी। टपरी के पास लोग इकट्ठा होने लगे। आज की टपरी सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि संघर्ष का मैदान बन चुकी थी। गंगाराम ने टपरी के दरवाजे को मजबूती से बंद किया। उसने सुधा और लाली से कहा, आज हमें गांव वालों को दिखाना होगा कि झूठ और अफवाहों का कोई असर नहीं पड़ता। यह लड़ाई केवल चाय की टपरी तक सीमित नहीं रहेगी। यह गांव की एकता की लड़ाई है। सुधा ने सिर हिलाया। सही कहा गंगाराम भाई, आज हमें साहस और संयम दोनों दिखाने होंगे। श्यामू नाई और रामलाल ने योजना बनाई थी कि आज टपरी में गंगाराम को बदनाम किया जाएगा। वे कुछ गांव वालों को भी अपने पक्ष में लेकर आए थे। श्यामू ने टपरी के बाहर खड़े होकर ताना मारा, गांव वालों, देखो, गंगाराम और सुधा हमारी बात नहीं मानते। अब टपरी में भीड़ जुटाकर अपनी चालें चल रहे हैं। क्या यह सही है? रामलाल ने जोड़ते हुए कहा, हमें अपने खेतों और हिस्सों का हक चाहिए। गंगाराम इसे अपने पक्ष में कर रहा है। कुछ लोग उनकी बातों में आने लगे। गंगाराम ने शांति से जवाब दिया, श्यामू, रामलाल, मैंने कभी किसी का हक छीना नहीं। टपरी और मेरी कोई भी बात केवल गांव की भलाई के लिए है। यदि आप सच देखेंगे
तो समझेंगे कि झूठ और अफवाहें गांव को बांटने का काम करती हैं। सुधा ने भी बीच में बोलते हुए कहा, गांव वालों, हम सब एक परिवार हैं। अगर झूठ और अफवाहें चलेंगी तो गांव बिखर जाएगा। सच को अपनाएं, झूठ से डरे नहीं। भोला राम और नरेश मास्टर ने भी लोगों को समझाया। भोला राम, देखो, गंगा राम ने हमेशा गांव और हर घर की भलाई के लिए काम किया है। झूठ की तरफ मत जाओ। नरेश मास्टर, बच्चों और बड़ों, सच्चाई ही हमेशा जीतती है। अफवाहों का असर केवल कुछ समय के लिए होता है। हमें मिलकर गांव को बचाना है। धीरे धीरे लोग गंगाराम और सुधा के पक्ष में खड़े होने लगे। श्यामू और रामलाल को लगा कि उनके दांव काम नहीं कर रहे। उन्होंने टपरी के पास चिल्लाकर विरोध करना शुरू किया, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें रोक दिया। अब नहीं चलेगा। गांव की एकता को किसी के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। गंगाराम ने टपरी के अंदर से देखा और मुस्कुराया। सच और एकता की ताकत अब गांव वालों के दिलों में उतर चुकी है। झूठ अब काम नहीं करेगा। सुधा ने गांव वालों की ओर देखकर कहा, हमारे संघर्ष की यही शुरुआत है। टपरी केवल चाय की जगह नहीं, बल्कि सच और एकता की प्रतीक बन गई है। धीरे धीरे श्यामू और रामलाल पीछे हट गए। गांव के लोग उन्हें रोकते हुए बोले, अब झूठ और अफवाहें नहीं चलेंगी। लाली ने उत्साहित होकर सुधा का हाथ थाम लिया। दीदी, हमने आज जीत हासिल की। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीत केवल शुरुआत है। अब हमें गांव को जोड़कर रखना है, ताकि कोई भी अफवाह फिर से जगह न पाए। गंगाराम ने टपरी की ओर देखते हुए कहा, आज से यह टपरी केवल चाय की जगह नहीं, बल्कि गांव की एकता और सच्चाई का प्रतीक होगी। जो भी आएगा, सच्चाई और एकता के रास्ते पर आएगा। गांव में पहली बार ऐसा माहौल था जिसमें डर और शक कम और विश्वास और सहयोग ज्यादा नजर आ रहा था। गंगाराम की टपरी अब केवल चाय पीने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव वालों के लिए संवाद और समझ की केंद्र बन गई थी। सुधा हर सुबह लाली के साथ टपरी पर आती और गांव वालों को सही मार्गदर्शन देती। लाली, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, अब लोग अपने झगड़े खुद सुलझाने लगे हैं। टपरी सिर्फ चाय की जगह नहीं, बल्कि गांव की शिक्षा का केंद्र बन गई है। लाली ने खुशी से सिर हिलाया। दीदी, लोगों का नजरिया बदल रहा है। अब झगड़े और अफवाहें कम हो रही हैं। नरेश मास्टर ने स्कूल में बच्चों को गांव की एकता के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। बच्चों, उन्होंने कहा, गांव की ताकत उसकी एकता में है। अगर हम झूठ और अफवाहों को बढ़ावा देंगे तो गांव बिखर जाएगा। गंगाराम और सुधा की तरह हम सबको सच का साथ देना चाहिए। बच्चे भी अब घर जाकर अपने माता पिता को समझाते कि झूठ फैलाना गांव के हित में नहीं है। भोला राम ने गांव वालों के बीच संदेश फैलाया, अब हमें मिलकर गांव को जोड़ना है। जो भी झगड़ा होगा उसे शांतिपूर्वक सुलझाएं। गंगाराम और सुधा ने सही राह दिखाई है। सरपंच राम प्रसाद ने घोषणा की, आज से हर विवाद का समाधान पंचायत में मिलकर होगा। अफवाहों और झूठ पर कोई ध्यान नहीं देगा। गांव के हर घर को एकजुट रखना हमारा कर्तव्य है। हालांकि श्यामू नाई और रामलाल ने पिछली बार हार स्वीकार की थी, वे अब भी नए प्रयास करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस बार गांव वालों का विश्वास गंगाराम और सुधा पर पूरा था। श्यामू ने रामलाल से कहा, भाई, अब हमें सीधे झगड़ा नहीं करना चाहिए। गांव अब हमारी चालों में नहीं आएगा। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। अब हमें सिर्फ धीरे धीरे औरतों और बच्चों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अब गंगाराम और सुधा सतर्क हैं। गंगाराम ने टपरी को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। अब टपरी सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं रहेगी। यहां गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई, महिलाओं के लिए बैठकें और गांव के हर निर्णय के लिए संवाद होगा। सुधा ने इसके लिए योजना बनाई। लाली, हम महिलाओं और बच्चों के लिए अलग समय रखेंगे। हर कोई अपने विचार साझा कर सकेगा। गांव को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है।
धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग अपने खेतों और घरों में खुशहाल जीवन जीने लगे। लाली ने गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए कहा, दीदी, अब लोग झगड़े की बजाय हंसी मजाक कर रहे हैं। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लाली, यही हमारी असली जीत है। गांव में शांति और समझदारी लौट आई है। भोलाराम और नरेश मास्टर भी गांव के लोग मिलाकर हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने लगे। गंगाराम टपरी के पास खड़ा होकर सोच रहा था। सच्चाई और एकता की राह कठिन थी, लेकिन अब गांव में उसके फल दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में हमें और भी सतर्क रहना होगा। गांव में शांति और एकता लौट आई थी, लेकिन श्यामू नाई और रामलाल अब चुपचाप नई साजिश रच रहे थे। वे जानते थे कि सीधे टपरी में हमला करना अब संभव नहीं है। इस बार उनकी योजना और भी खतरनाक थी। रात के समय दोनों गांव के बाहर पुराने खंडहर के पास मिले। श्यामू ने फुसफुसाते हुए कहा, रामलाल, अब हमें टपरी या सीधे झगड़े में विश्वास नहीं करना चाहिए। गांव के कुछ बच्चों और महिलाओं को डराने का रास्ता अपनाएंगे। इससे लोग फिर से हमारे पक्ष में हो जाएंगे। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। गंगाराम और सुधा के हाथ अब मजबूत हैं, इसलिए हमें छिपकर काम करना होगा। किसी को भी पता नहीं चले कि हमने क्या किया। गंगाराम को कुछ दिनों से गांव में अजीब घटनाएं नजर आ रही थीं। कुछ बच्चों ने अचानक डर की बातें बताईं और कुछ महिलाओं ने संदेह जताया। सुधा ने चिंतित होकर कहा, गंगाराम भाई, ऐसा लग रहा है कि श्यामू और रामलाल फिर से कुछ नया कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना होगा। गंगाराम ने गंभीर स्वर में कहा, सुधा, हमने पहले भी झूठ और अफवाहों का सामना किया है। अब हमें गांव वालों को जागरूक रखना होगा और किसी भी खतरे का तुरंत सामना करना होगा। लाली ने सवाल किया, दीदी, क्या हम बच्चों को भी इसके लिए तैयार करें? सुधा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल लाली, बच्चों को सिखाना होगा कि डर से कभी भी झूठ की ताकत नहीं बढ़ती। अगले दिन गांव के कुछ बच्चों ने बताया कि कुछ अजनबी गांव के बाहर खड़े थे और उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। भोलाराम और नरेश मास्टर तुरंत वहां पहुंचे। भोलाराम ने देखा, ये वही लोग हैं जो गांव में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। नरेश मास्टर ने बच्चों को शांत करते हुए कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इन लोगों का सामना करेंगे। डर का कोई काम नहीं है। गंगाराम और सुधा भी वहां पहुंच गए। गंगाराम ने गंभीर स्वर में कहा, श्यामू और रामलाल, अब आपकी चालें काम नहीं करेंगी। गांव की एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। बच्चों और महिलाओं को डराना बंद करो। श्यामू ने ताना मारा, काका, अब भी तुम अपने गांव वालों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इस बार तुम हारोगे। सुधा ने तुरंत जवाब दिया, श्यामू भाई, अब आप नहीं जीतेंगे। हम सब मिलकर गांव की रक्षा करेंगे। डर और अफवाह का कोई असर नहीं। लाली ने बच्चों के साथ खड़े होकर कहा, हम सच के साथ हैं। झूठ और डर कभी जीत नहीं सकते। भीड़ में गांव वालों का समर्थन गंगाराम और सुधा के साथ मजबूत हो गया। श्यामू और रामलाल को अब समझ आ गया कि उनकी चालें विफल हो रही हैं। गांव वालों की एकता और सच्चाई के समर्थन ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भोलाराम ने चेतावनी दी, अगर आप फिर कभी गांव को डराने या बांटने की कोशिश करेंगे तो हम मिलकर हर कदम रोकेंगे। गंगाराम ने टपरी की ओर देखते हुए कहा, सच्चाई और एकता की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह गांव के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। अब कोई भी डर और अफवाह इसे नहीं हिला सकता। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लाली, आज हमने एक और खतरे को मात दी। अब गांव सुरक्षित है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। गांव में पहली बार लंबे समय बाद खुशी और उत्साह का माहौल था। टपरी की लड़ाई और अफवाहों पर विजय के बाद गंगाराम और सुधा ने निर्णय लिया कि गांव में एक उत्सव मनाया जाएगा। यह उत्सव केवल खुशी का नहीं, बल्कि एकता, सच्चाई और गांव वालों के सहयोग का प्रतीक था। सुधा और लाली सुबह से ही टपरी सजाने में लगी थीं। रंग बिरंगे फूल, दिए और झंडियां हर जगह लगाई गई थीं।
सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लाली, आज सिर्फ उत्सव नहीं है, यह हम सब की मेहनत और एकता का उत्सव है। लाली ने उत्साहित होकर कहा, दीदी, सब गांव वाले खुश होंगे और हमारी टपरी और गांव की कहानी याद रखेंगे। गंगाराम ने टपरी के आसपास मंच सजाया। आज हर घर के लोग यहां आएंगे। ये दिन हम सबको याद रहेगा कि झूठ और अफवाहों से डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई और एकता हमेशा जीतती है। भोला राम भी उत्सव की तैयारी में मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा, गांव के लोग मिलकर टपरी को और भी मजबूत प्रतीक बनाएंगे। यह केवल चाय की जगह नहीं, बल्कि गांव की एकता का केंद्र है। धीरे धीरे गांव के लोग टपरी के पास जमा होने लगे। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खेल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और लोग मिलकर नृत्य कर रहे थे। नरेश मास्टर ने बच्चों और गांव वालों को समझाया, देखो, यह उत्सव केवल खुशी का नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और एकता से ही गांव सुरक्षित और खुशहाल रहता है। सुधा ने अपने शब्दों में सभी को प्रेरित किया, हमने झूठ और अफवाहों का सामना किया, आज हम एकजुट हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। कुछ लोग डर कर टपरी के पास आए, लेकिन श्यामू नाई और रामलाल अब औरतों और बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे थे। गंगाराम ने दृढ़ता से कहा, आज कोई डराने नहीं आएगा, यह गांव का उत्सव है, सबको एक साथ खुश होना चाहिए। गांव वालों ने श्यामू और रामलाल को शांत कर दिया। उनकी साजिशें अब काम नहीं कर रही थीं। सुधा और गंगाराम ने बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की। लाली ने गीत और नृत्य का संचालन किया। भोला राम ने गांव वालों को छोटे छोटे संदेश दिए कि वे झगड़ों और अफवाहों से दूर रहें। सबने मिलकर खाना बनाया और बांटा। गांव का हर घर खुश था। गंगाराम ने टपरी के पास खड़े होकर कहा, देखो, यह टपरी अब केवल चाय की जगह नहीं है, यह गांव की सच्चाई, एकता और खुशी का प्रतीक बन गई है। हम सब मिलकर इसे बनाए रखेंगे। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, लाली, आज हम सब ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता की शक्ति हमेशा जीतती है। गांव में अब झगड़े और अफवाहें कम होने लगी थीं। लोग समझ चुके थे कि सच्चाई और सहयोग ही गांव की रक्षा करता है। लाली ने बच्चों के साथ खेलते हुए कहा, दीदी, अब सब खुश हैं और गांव में डर नहीं है। सुधा ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराई, बिल्कुल लाली, यह सिर्फ आज का दिन नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की राह दिखाता है। गांव अब सच्चाई और एकता की राह पर है। भोला राम और नरेश मास्टर भी उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि अब कोई भी खतरा गांव की एकता को नहीं तोड़ सकता। उत्सव के बाद गांव में शांति और एकता कायम थी। अब गंगाराम और सुधा ने सोचा कि केवल झगड़े और अफवाहों को रोकना ही पर्याप्त नहीं है। गांव को विकास और शिक्षा की राह पर ले जाना भी जरूरी है। सुधा ने लाली से कहा, लाली, अब हमें बच्चों और महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध करना होगा। टपरी को सिर्फ चाय की जगह नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने का केंद्र बनाना होगा। लाली ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, दीदी, हां, हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गांव के छोटे छोटे कामों में भी जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें मेहनत और एकता दोनों सीखने को मिलेगा। गंगाराम ने टपरी को नई दिशा देने का निर्णय लिया। अब टपरी केवल लोगों की बैठकों और चाय की जगह नहीं रहेगी। यहां बच्चों के लिए पढ़ाई, महिलाओं के लिए हुनर सिखाने की कक्षाएं और गांव की समस्याओं के समाधान की चर्चाएं होंगी। भोला राम ने सुझाव दिया, गांव में जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी विशेष कक्षाएं लगाई जाए। हम टपरी को गांव की ज्ञान और विकास का केंद्र बनाएंगे। नरेश मास्टर ने कहा, बिल्कुल, टपरी में शिक्षा और जागरूकता फैलाने से ही हम आने वाले समय में गांव को मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। सुधा और लाली ने महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की। बच्चों ने गांव के इतिहास, विज्ञान और खेलों के बारे में सीखा।
महिलाओं ने सिलाई, कढ़ाई और छोटे व्यवसाय की ट्रेनिंग ली। लाली ने खुशी से कहा, दीदी, अब लोग टपरी में सीखने और सिखाने आ रहे हैं। यह जगह सच में गांव के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल लाली, यही हमारी असली जीत है। गांव अब केवल झगड़ों और अफवाहों से नहीं, बल्कि शिक्षा और विकास से बढ़ रहा है। गंगाराम ने गांव वालों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने खेतों और घरों में नई तकनीक और कृषि के तरीके अपनाएं। यदि हम मिलकर काम करेंगे तो हमारी फसलें बेहतर होंगी और गांव खुशहाल बनेगा, भोलाराम ने कहा। साथ ही हम गांव के सफाई, पानी और सड़क जैसी समस्याओं पर भी ध्यान देंगे। टपरी इस सब का केंद्र बनेगी। सरपंच रामप्रसाद ने समर्थन दिया। गांव में जो भी योजना होगी उसे टपरी के माध्यम से सभी तक पहुंचाया जाएगा। गंगाराम और सुधा का मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा है। श्यामू नाई और रामलाल अब गांव में अफवाहें और डर फैलाने में असमर्थ थे। गांव वालों का विश्वास गंगाराम और सुधा पर अब और मजबूत हो गया था। श्यामू ने रामलाल से कहा, भाई, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव वालों का समर्थन गंगाराम और सुधा के साथ है। रामलाल ने धीरे से कहा, हां, अब हमें पीछे हटना ही पड़ेगा। यह गांव अब हमारी चालों में नहीं आएगा। गंगाराम टपरी के पास खड़े होकर सोच रहे थे। सच्चाई और एकता के साथ साथ शिक्षा और विकास ही गांव का भविष्य तय करेंगे। हमें सतर्क और लगातार मेहनत करनी होगी। सुधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराई। गंगाराम भाई, अब गांव सिर्फ झगड़े और डर से नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और एकता से बढ़ेगा। टपरी अब गांव का भविष्य तय करने वाली जगह है। लाली ने बच्चों की ओर देखकर कहा, देखो दीदी, ये बच्चे टपरी में सीख रहे हैं। यही हमारी असली जीत है। गंगाराम ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भविष्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अब हम तैयार हैं। गांव एकता और शिक्षा की ताकत से हमेशा सुरक्षित रहेगा।